अगर आप आगे चल के सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल लेने की सोच रहे हो, तो आपके लिए चैप्टर ना बहुत क्रूशियल हो जाता है। मतलब काफी अच्छा चैप्टर है। अंडरग्राउंड केव्स बनी हुई हैं, गुफाएं बनी हुई हैं, और उन गुफाओं के अंदर भी कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो सवाल उठता है कि ये सब चीजें बनती कैसे आखिरकार, कि लेटर स्टेजेस में जब नदी चीजों को काटती है, जब नदी, अगर आप देखोगे दोस्तों, ठीक है, जब नदी जो है अपने इरोजनल एक्टिविटी करती है लेटर स्टेजेस में, तो कई बार ऐसा ना उठा हुआ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। मार्बल रॉक्स है ना, ऐसे पत्थर है मार्बल वाले, और बीच में ऐसा गॉर्ज बनाती है नर्मदा, बहुत ही फेमस है दोस्तों। अब बारिश में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है काफी हद तक, है ना, तो कार्बोनेटेड वाटर है। अब उस कार्बोनेटेड वाटर का जब रिएक्शन होगा लाइमस्टोन के कैल्शियम कार्बोनेट से, तो क्या कर जाएगा, उसमें घुल जाएगा। क्या हाल चाल, कैसे सभी बच्चे आएंगे? बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे यार, और लाइफ में कुछ बहुत अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो क्या हाल चाल मेरे विजय के सभी वीर, मेरे प्यारे प्यारे सुपरस्टार्स यार, मेरे क्लास 11 के अमेजिंग 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 बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के, है ना। तो यार आपसे मुलाकात थोड़ी कम सी हो पाती कई बार, है कि नहीं। चलिए, तो एक चैप्टर है दोस्तों, लैंडफॉर्म्स एंड देयर एवोल्यूशन। काफी डिफिकल्ट चैप्टर, ऐसा मानते हैं हम लोग क्लास 11 ज्योग्राफी का, ठीक है। और ये चैप्टर उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप आगे चल के सिविल सर्विसेज के बारे में सोच रहे हो, ठीक है, अगर आप ज्योग्राफी एज एन ऑप्शनल लेने की सोच रहे हो, तो आपके लिए चैप्टर ना बहुत क्रूशियल हो जाता है। मतलब काफी अच्छा चैप्टर है, इससे काफी क्वेश्चंस आगे चल के मतलब बनते हैं। नो डाउट कि चैप्टर आपका जो है, अभी तो हम लोग एक बहुत आसान अंदाज में पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन आगे चल के अगर आप कभी सिविल सर्विसेज करना चाहते हो, अगर आपका वो एम है, तो इस चैप्टर को जरूर से पकड़ के चलिएगा, ठीक है। चलिए, तो ऑब्वियस सी बात है यार, बहुत समय आपका नहीं लूंगा मैं, ठीक है, बिकॉज द पॉइंट इज दोस्तों कि चैप्टर काफी 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 लंबा है आपके एनसीईआरटी के अंदर। तो इसको मैंने ट्राई किया एकदम छोटे से नोट्स के फॉर्म में कन्वर्ट करने का, ठीक है। तो पहले मैंने जब पहली बार इस चैप्टर को रिकॉर्ड किया बच्चों के लिए, तो लगभग यार 150 स्लाइड्स के आसपास पीपीटी थी, ठीक है। एंड फिर मेरे को रियलाइज हुआ यार कि 150 स्लाइड्स आप बच्चों को पढ़ना, बच्चों के लिए याद करना भी बहुत डिफिकल्ट टास्क है। बिकॉज अगेन एग्जाम में 150 स्लाइड सिर्फ एक चैप्टर का पढ़ोगे तो फिर कहां से काम बनेगा, है ना। तो इसको थोड़ा समराइज किया है मैंने, है ना, और काफी समराइज किया, इनफैक्ट थोड़ा नहीं काफी समराइज किया है। तो जो मेजर मेजर पॉइंटर्स थे वो आपके लिए निकाले हैं, जिससे आप आसानी से कंसेप्ट को क्लियर कर पाओ, साथ ही साथ वो पॉइंटर्स से आप एग्जाम के अंदर लिख भी पाओ, ठीक है। तो काफी मेहनत करने के बाद यार ये काफी कंसाइज हुआ है चैप्टर, ठीक है। तो मजे से पढ़ते हैं यार, मजे आएंगे इसमें। हाँ, बट एक चीज है यार, बहुत फोकस करके पढ़ना। कुछ एक आध टॉपिक्स ऐसे हैं इसके जो आपको बड़ा कंफ्यूज करते जाते हैं कई बार, है ना, तो ये होता है, लेकिन एक बार अगर ध्यान से बढ़िया से पढ़ोगे तो आप आसानी से चैप्टर कर लोगे, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, बहुत बातचीत मैं आपसे नहीं करूंगा, द रीजन इज सिंपल, बिकॉज चैप्टर लंबा है, काफी बड़ा है, और जरूरी है कि आपका पूरा ध्यान जो है यहाँ पे वीडियो के ऊपर हो, ठीक है। चलिए, मेरा नाम है कुणाल, अगर कोई बच्चा मुझे नहीं जानता है तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका गाइड कुणाल दिस साइड। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना वेदरिंग प्रोसेस के, आपने वेदरिंग पढ़ा था राइट, कि वेदरिंग में क्या होता है कि आप बेसिकली रॉक्स को कहीं ना कहीं एक तरीके से तोड़ करके छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड कर रहे हो, कई सारे एजेंट्स इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो आपने देखा होगा जो सॉइल क्रिएट होता है, मिट्टी क्रिएट होता है, उन सबके पीछे कहीं ना कहीं ये जो स्टार्टिंग की बात करें तो वेदरिंग प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, इजंट इट। तो अगर आप देखोगे दोस्तों, तो हमने कुछ एजेंट्स के बारे में पढ़ा था जो इस वेदरिंग प्रोसेस के लिए बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। और उन एजेंट्स को हम कहते थे दोस्तों यहाँ पे द जियोमॉर्फिक एजेंट्स। क्या बोलते थे यहाँ पे? द जियोमॉर्फिक एजेंट्स, ठीक है। चलिए, अब अगर आप देखोगे तो ये जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हमारी धरती के ऊपर अलग अलग चीजें क्रिएट करते रहते हैं, ठीक है। आप इन्हें आसान भाषा में कहें तो लैंडफॉर्म्स कह सकते हो। जैसे आपने ग्लेशियर्स के बारे में सुना होगा, आपने खाई यानी वैली या घाटी के बारे में सुना होगा, आपने सुना होगा कि अंडरग्राउंड कभी कभी, मतलब कई सारे देश ऐसे हैं जहां पे कई ऐसे अट्रैक्शंस हैं कि मतलब अंडरग्राउंड केव्स बनी हुई हैं, गुफाएं बनी हुई हैं, और उन गुफाओं के अंदर भी कई सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो सवाल उठता है कि ये सब चीजें बनती कैसे आखिरकार। तो हमारी जो अर्थ का सरफेस है ना दोस्तों, ये बहुत प्लेन ऐसा नहीं है, है ना। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि एकदम सपाट हो, एकदम प्लेन हो, उसमें कोई वेरिएशन ना हो। तो इसमें बहुत वेरिएशन है, और इन वेरिएशन को क्रिएट करने में कहीं ना कहीं जियोमॉर्फिक एजेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों लैंडफॉर्म कैसे कहा जाता है? स्मॉल टू मीडियम एरियाज या पार्सल्स ऑफ द अर्थ सरफेस। पार्सल कह लीजिए, एरिया कह लीजिए, ट्रैक्ट कह लीजिए, ज्योग्राफी में कई टर्म होते हैं इसको रिफर करने के लिए। तो अर्थ सरफेस के छोटे से लेके बड़े या मीडियम एरियाज को भी हम क्या बोलते हैं? लैंडफॉर्म्स कहते हैं, जहां पे अलग अलग आपको वेरिएशन देखने को मिलता है। और जब कई सारे लैंडफॉर्म्स को आप इकट्ठा एक साथ रख देते हैं दोस्तों, तो बन जाता है आपका लैंडस्केप, ठीक है। जैसे लैंडस्केप में हो सकता है कहीं पहाड़, कहीं घाटियां, कहीं नदियां बह रही हैं, सबको अगर मिला के जोड़ दूं, कहूंगा यार क्या वंडरफुल लैंडस्केप है, क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप है ना, इजंट इट। चलिए,
अब हर एक लैंडफॉर्म का अपना एक शेप है, अपना एक साइज है, उसके मटेरियल्स हैं जिससे वो यहाँ पे बना हुआ है, बहुत ही क्रूशियल दोस्तों। साथ ही साथ जो हमारे जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं ना, जिससे चीजों में बदलाव आता है दोस्तों, ये स्लो जरूर है लेकिन काफी बढ़िया होते हैं यार लॉन्ग रन के अंदर। देखो हर लैंडफॉर्म का ना जो स्टार्टिंग होता है, जैसे वो बना था, उसमें हमेशा आप देखेंगे साल दर साल ना बदलाव आता रहेगा, उसके कॉम्पोजिशन में, उसके शेप एंड साइज में। अब क्या कि क्लाइमेट बदलता है, आप देखोगे कई सारे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मूवमेंट्स होते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स आप देखेंगे दोस्तों लगातार मूव करती रहती हैं, जिससे लैंडफॉर्म्स के अंदर क्या आते हैं, तगड़े बदलाव आते हैं। और जैसे हमारे ह्यूमन इतिहास में अगर हम बात करें हमारे ह्यूमन जीवन का, तो हमारे ह्यूमन जीवन की दोस्तों 3 स्टेजेस होती हैं। एक जब हम बहुत यंग होते हैं, तब हम मैच्योर होते हैं, और एक आखिरी है जिसको हम बुढ़ापा या फिर ओल्ड स्टेजेस कहते हैं। तो हर एक लैंडफॉर्म का अगर आप देखेंगे तो ऐसे ही 3 तरीके का स्टेज आपको देखने को मिलता है। तो जब आप जियोमॉर्फोलॉजी के बारे में करते हैं ना बच्चों की, व्हाट इज जियोमॉर्फोलॉजी, तो बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी आपका साइंस है लैंडफॉर्म्स को स्टडी करने का। अलग अलग जो जियोमॉर्फिक एजेंट्स है वो क्या करते हैं दोस्तों, चेंजेस करते हैं। जैसे आपके रनिंग वाटर हो गया है ना, बहता हुआ आपका आइस हो गया, विंड ग्लेशियर्स हो गए, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर हो गया, वेव्स हो गई आपकी। तो ये सब क्या करते हैं, 2 तरीके की एक्टिविटी करते हैं। एक हो गया इरोजन, यानी कहीं से चीजों को उखाड़ देना, और दूसरा होता है डिपोजिशन, यानी कहीं पे जाके इकट्ठा या फिर जमा कर देना। अब आप देखोगे हर एक जियोमॉर्फिकल एजेंट क्या करता है, 2 तरीके की चीजों को यहां प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। नाउ जो स्टडी है आपके लैंडफॉर्म्स के रिवील करती है मेरे भाई कि जो स्टेज है आपका, स्ट्रक्चर है, प्रोसेस है लैंडफॉर्म्स का, ये सब काफी हद तक बदलता रहता है, ठीक है। एंड हमेशा आप देखेंगे 2 तरीके के फीचर्स से आपको लैंडफॉर्म्स दिखते हैं। पहला इरोजनल फीचर, जिस जहां इरोजन हुआ है, किसी चीज को उखाड़ा गया है, निकाला गया है दोस्तों, तो वहां से एक फीचर आपको लैंडफॉर्म बनता हुआ दिखाई देगा। और हमेशा अगर इरोजन हुआ है तो कहीं ना कहीं उसका डिपोजिशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो कई सारे लैंडफॉर्म्स ऐसे होते हैं जो डिपोजिशन की वजह से फॉर्म होते हैं। हम दोनों डिस्कस करेंगे यहाँ पे अपने जियोमॉर्फिक एजेंट्स के हिसाब से। चलिए, अब फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं यार आपके इरोजन्स को। जैसे आपके रॉक स्ट्रक्चर्स के अंदर फोल्ड हो गए ना, जब 2 आपने देखा होगा रॉक्स वगैरह 2 प्लेट्स वगैरह टकराती हैं तो कई बार ओवल लैप सा कर जाते हैं एक दूसरे के, है ना, तो फोल्ड बनते हैं। या 2 प्लेट्स आपने देखा होगा जब बहुत अलग चली आती है एक दूसरे से, तो बड़ा सा गैप बन जाता है, फॉल्ट बन जाता है, राइट। चलिए, सॉफ्टनेस हो गया, हार्डनेस हो गया, कितना परमिएबल है, क्या क्या चीज अलाउ करता है अपने अंदर, स्टेबिलिटी कितना है सी लेवल का, टेक्टोनिक प्लेट्स का स्टेबिलिटी कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। तो ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं ना जो इरोजनल एक्टिविटी को काफी हद तक इंपैक्ट करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं नंबर 1, सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पे पहला एजेंट यानी रनिंग वाटर की दोस्तों, बहता हुआ पानी। तो बहता हुआ पानी अगर आप देखोगे, खासकर जो ह्यूमिड रीजन्स है वहां पे अगर आप देखेंगे बच्चों, तो रेनफॉल काफी हो रही है ना। जो आपकी ह्यूमिडिटी है, जहां पे बहुत ज्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट है, बहुत नमी है जहां पे एटमॉस्फेयर के अंदर, वहां बहता हुआ पानी एक मेजर जियोमॉर्फिकल एजेंट है, राइट। 2 कंपोनेंट्स हो सकते हैं इसके, नंबर 1 ओवरलैंड फ्लो और दूसरा हो सकता है द लीनियर फ्लो। अब देखिए, ओवरलैंड फ्लो का मतलब होता है कि जब आप जमीन के ऊपर पानी काफी तेजी से बह रहा है ना, तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो शीट इरोजन के चांसेस बहुत बढ़ते हैं। यानी आप देखेंगे पानी क्या करेगा, बड़ी मात्रा में जो है मिट्टी वगैरह को अपने साथ बहा के नीचे लेता चला आएगा। लीनियर फ्लो अगर आप देखोगे तो स्ट्रीम्स जो आपकी होती हैं, नदियां होती हैं, नहरें होती हैं, वो भी कई बार जो है काटती हैं, इरोजन करती हैं, राइट। चलिए, मोस्ट ऑफ द इरोजनल फीचर्स अगर आप देखोगे तो आपको अपर कोर्स या यूथफुल स्टेजेस ऑफ द रिवर में बनते हुए दिखेगा। डिपोजिशनल फीचर्स आपको लोअर कोर्स में ज्यादा बनते हुए दिखेंगे। और अगर आप देखोगे जितना ज्यादा आपका ढलान होगा, जितना स्लोप होगा आपके, है ना, उतना ही आप देखोगे डिपोजिशनल फीचर भी आपको दिखेगा। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, ढलान है तो ऊपर से कुछ बहता हुआ आएगा बेटा, और जहां ढलान कम होनी स्टार्ट होगी वहां पे डिपॉजिट होता चला जाएगा, ठीक है। तो अपर कोर्सेज में वर्टिकल इरोजन यानी ऐसा इरोजन जो है ज्यादा कॉमन है, और अगर आप देखेंगे लोअर कोर्सेज के अंदर लेटरल मतलब साइड से जो है इरोजन ज्यादा कॉमन है। तो ये तो बात हो गई हमारे रनिंग वाटर के द्वारा की गई इरोजनल एक्टिविटी का। अब ओवरलैंड फ्लो को मैंने आपको बताया ना दोस्तों कि शीट इरोजन भी कहते हैं। अब जितना इरेगुलर आपका सरफेस है, डिपेंड्स, इरेगुलर मतलब उबड़ खाबड़, ठीक है, मान लीजिए डिपेंडिंग अपॉन कितना इरेगुलर सरफेस है आपका, जो शीट इरोजन है वो आपको होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए, वाटर क्या करता है, फ्रिक्शन फोर्स वो भी अप्लाई करता है कहीं ना कहीं, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि जब पानी कभी भी मिट्टी से बह रहा होता है, उसको समझना ध्यान से कि मान लीजिए एक ढलान वाला क्षेत्र है और पानी बहुत तेजी से मिट्टी से बहता हुआ चला आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेगा, पानी भी एक जोर लगाएगा, एक फोर्स लगाएगा, एक है ना, एक फ्रिक्शन महसूस होगी यहां पे। तो क्या होता है यहां पे बेटा कि जो आपका जमीन है ना, ये क्या होता है, कई सारे छोटे छोटे चैनल्स में बट जाता है। ये आपका जो मिट्टी है छोटे छोटे चैनल्स में कट जाता है, तो इन्हें हम कहते हैं रिल। क्या बोलते हैं इनको हम लोग दोस्तों, रिल कहते हैं, ठीक है। फिर यहीं पे जब पानी और तेजी के साथ बहेगा तो इन चैनल्स का साइज क्या होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा। अब ये रिल नहीं रह गए, अब ये बन गए गली। और गली अगर आप देखोगे तो और जब गहराएंगे और चौड़े होंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे आपके वैलीज के अंदर। तो आप देखेंगे जनरली अगर आप देखोगे दोस्तों
कि जो हमारा अपर कोर्सेज होते हैं वहां पे इसी तरीके से एक इरोजनल फॉर्म से जो है आप देखेंगे वैलीज या घाटियों का बनना शुरू होता है कि पहले जो है पानी बह रहा है बहुत तेजी से, तो मिट्टी को जब काटेगा यहाँ पे तो छोटे छोटे चैनल्स, इसको आप रिल कहते हैं, क्रिएट होंगे। जब ये और बड़े होते जाएंगे दोस्तों तो गली में कन्वर्ट हो जाएंगे, और जब ये और ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो कन्वर्ट हो जाएंगे आपके घाटियों में या फिर वैलीज में। तो धीरे धीरे करके जो साइज है वो क्या होता जा रहा है, फैलता जा रहा है, चौड़ा होता जा रहा है। ठीक है, चलिए डन। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारी अर्ली स्टेजेस में जो नदियां है ना बेटा, बहुत सारे वाटरफॉल्स वगैरह क्रिएट करती हैं। वाटरफॉल्स कब बनते हैं देखिए, बहुत सिंपल है। मान लीजिए नदी आपका बह रही है और बहते बहते यहां से रॉक आपका टूटा हो, है ना, फॉर एग्जांपल दो पहाड़ों के बीच में छोटा सा गैप हो, फॉल्ट हो, तो ऐसे में क्या होगा, जो नदी का फ्लो है ऑटोमेटिकली ना नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट होगा। तो यहां पे आप देखेंगे फॉल्स क्रिएट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बन जाते हैं। ठीक है, मिडिल स्टेजेस में अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी नदी का थोड़ा कम हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप देखेंगे तो जो नदी है ना एकदम ऐसा खड़ा खड़ा इरोजन नहीं करती, ये साइड से ऐसे धीरे धीरे जो है चीजों को काटना स्टार्ट करती है। तो आपको मिडिल कोर्सेज में जो है ज्यादातर आप देखेंगे कि आपको ऐसे ऑक्सबो लेक्स वगैरह जो है काफी हद तक थोड़े थोड़े बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, फिर बॉर्न लेटर स्टेजेस में अगर आप देखोगे तो आपको मोनार्ड नॉक्स दिखती हैं। ठीक है, कुछ उखड़े हुए पत्थरों के शेप्स दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, और ऐसे स्टेजेस में जो लेटर स्टेज होते हैं आपके दोस्तों, तो नदी जो है ना ऑलमोस्ट फ्लैट काइंड का प्लेन क्रिएट करती है, ऑलमोस्ट फ्लैट क्षेत्र सा बना देती है, जिसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं दोस्त मेरे पेनेप्लेन। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि व्हाट इज अ पेनेप्लेन। तो ये अपनी मोनार्ड नॉक्स है। ये लेटर स्टेजेस की बात है कि लेटर स्टेजेस में जब नदी चीजों को काटती है, जब नदी अगर आप देखोगे दोस्तों, ठीक है, तो नदी जो है अपने इरोजनल एक्टिविटी करती है लेटर स्टेजेस में, तो कई बार ऐसा ना उठा हुआ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, और जब ऑलमोस्ट फ्लैट सा सरफेस क्रिएट कर देती है दोस्तों, तो ये बन जाता है आपका द पेनेप्लेन सरफेस। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे इरोजनल लैंडफॉर्म्स हुए जो यहां पे नदी हमारे क्रिएट कर रही है। तो हमने क्या देखा, खासकर ऐसे इलाके जहां ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, मॉइस्ट एरियाज है, रेनफॉल बहुत ज्यादा है, वहां पे रनिंग वाटर, बहता हुआ पानी आपका सबसे क्रूशियल एजेंट है यहां पे लैंडफॉर्म्स बनाने के लिए। कैसे लैंडफॉर्म्स मिलेंगे आपको, जो इरोजन से बनते हैं। जैसे हमने वैलीज को बनते देखा कि भैया नदी जो थी बहती हुई आई ढलान से एकदम तेजी के साथ, और आप देखेंगे पहले उसने कुछ चैनल्स बनाए, कुछ गैप्स बनाए, जिसे आप रिल्स कहते हैं। रिल्स में और पानी गया, वो गैप्स और बड़े होते गए, तो उनको आपने गली का नाम दे दिया। अब वो गलियां जो है अगर और बड़ी हो जाएंगी, तेरी गलियां, है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, एक घाटी जैसा, एक वैली जैसा आपको दिखाई देगा। नीचे आएंगे जब आप मिडिल कोर्सेज में होंगे, नदी का फ्लो, स्ट्रीम का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसे में आप देखेंगे दोस्तों, तो क्या होता है बच्चे यहां पे कि जो नदी है वो अभी ऐसा खड़ा खड़ा इरोजन नहीं कर सकती, बिकॉज उसके बाद ढलान नहीं है, स्लोप नहीं है। वो कैसे चल रही है, वो ऐसे चल रही है। तो काटेगी भी कैसे, ऐसे लेटरली, ऐसे हॉरिजॉन्टली काटना शुरू करेगी। तो यहां पे आप देखोगे कि कई बार ऐसे नदी घूमती है, विएंडर्स बनाती है, इस टाइप की चीजें होती हैं। और लेटर स्टेजेस में क्या होगा कि नदी का एकदम आत्मा एकदम खत्म हो चुका है, तो ऐसे में जो आप देखोगे एकदम आखिरी वाले स्टेजेस होते हैं, तो डेल्टा क्रिएशन या पेनेप्लेन जैसा सरफेस बना लिया एकदम सपाट। चलिए, तो अगर हम बात करें कि लेट्स टॉक अबाउट द स्टेजेस ऑफ द रिवर, तो देखिए दोस्तों तीन स्टेजेस की हम बात करेंगे मोटा मोटा। नंबर 1 पहला है आपका द यूथफुल स्टेज। यहां पे इसके पास स्ट्रीम्स कम है, नदी कम चैनल्स में डिवाइडेड है ना, कम इंटीग्रेटेड है, इंडिविजुअली ज्यादा बहती है। वी शेप्ड वैलीज आपको बहुत देखने को मिलेगी। वी शेप्ड वैली कब बनती है दोस्त, जब मान लीजिए ऐसा दो आपका पहाड़ है ना, और आप देखेंगे कुछ इस टाइप का वैली क्रिएट होता है ना। तो अगर आप उसमें शेप बना के देखो ऑन द मैप वगैरह, आपको प्रॉपर ऐसा वी दिखाई देगा। तो वी शेप्ड वैलीज बहुत कॉमन हो जाती हैं। फिर अगर आप देखोगे जहां पे स्ट्रीम बट रही है, डिवाइड हो रही है, वहां पे थोड़े दलदल वाले स्वैम्पी रीजन आपको दिख जाएंगे कभी कभी। ठीक है, वाटरफॉल्स बहुत कॉमन है। आप कभी ऋषिकेश वगैरह जाइए, आप कभी हिमाचल प्रदेश में जाइए ऊपर, तो आप देखेंगे बहुत तगड़े रैपिड्स आते हैं। रैपिड्स क्या होते हैं, मान लीजिए पत्थर पड़ा है बहुत सारा, है ना, बड़ा बड़ा पत्थर पड़ा हुआ नदी में, तो जब नदी में उन पत्थरों को बस पानी फ्लो करता है तो बहुत तेजी के साथ फ्लो करता है। आपने कभी रिवर राफ्टिंग करते हुए देखा है, वीडियो में तो देखा होगा यूट्यूब में। तो रिवर राफ्टिंग कहते हैं भैया 4 रैपिड पड़ेगा, 10 रैपिड पड़ेगा। तो रैपिड क्या है, रैपिड में राफ्ट ऐसा उछल जाता है। क्यों उछल जाता है भाई, पानी का वेग बहुत ज्यादा है, पानी बहुत तेजी से फ्लो कर रहा है। तो ये चीज आपको मिडिल स्टेजेस में नहीं मिलेगी, ये मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ आपके अपर स्टेजेस के अंदर, जब नदी अपनी बहुत यंग होती है, राइट। फिर अगर हम बात करें मेच्योर स्टेज में, जो आपका सेकंड स्टेज आप कह सकते हैं, ज्यादा स्ट्रीम्स, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है नदी को पानी लेके बहना है, तो जब तक उसके पास ढलान है, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्लो कर रही है, यूथफुल स्टेज में काफी वेलोसिटी उसके पास, वो अकेली अपना चल सकती है कम ट्रिब्यूटरीज के साथ, राइट। पर जब नीचे आएगी, ढलान कम हो जाएगा, ग्रेविटी एकदम दबा करके उसके ऊपर प्रेशर डाल रही है, तो आप देखोगे क्या होगा कि नदी भी स्मार्ट है, अपने आप को डिवाइड कर लेगी। ज्यादा स्ट्रीम्स होंगी, ज्यादा इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा कि स्ट्रीम्स अलग अलग इलाकों से आके ज्वाइन कर जा रही होंगी मेन रिवर में। ठीक है, तो यहाँ पे गहरी वी शेप्ड वैलीज आपको मिल सकती हैं।
वाइडर फ्लड प्लेन्स मिल सकते हैं। फ्लड प्लेन्स मतलब जहां पे नदी काफी मिट्टी वगैरह डिपॉजिट कर रही होती है, आप देखोगे, ठीक है, बाढ़ काफी आता है ऐसे क्षेत्रों के अंदर। मिएंडर्स मैंने आपको बताया था मिल सकते हैं। मिएंडर मतलब जब नदी इस टाइप का फॉर्मेशन सांप बना के चलती है। रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स यहाँ पे आके खत्म हो जाते हैं, बिकॉज नदी को यूथफुल वाला स्टेज अपना नहीं रहा। अब ओल्ड स्टेज में आके इसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां दोस्तों, वो और कम हो जाती हैं, छोटी हो जाती हैं, कम होती हैं नंबर में। फ्लड प्लेन्स बहुत कॉमन हो जाते हैं, यहाँ पे डिपोजिशनल फीचर बढ़ जाएगा आपका। फिर नेचुरल लीव्स बनने लगते हैं। लीव्स मतलब नदी, आप देखोगे जहां पे ऐसा मिएंडर बन रहा है ना, तो ऐसे डिपोजिशन आपको इस टाइप से दिखना शुरू हो जाता है। ऑक्सबो लेक बन जाता है, मतलब समवॉट इस शेप का आपका लेक बन जाता है, ठीक है। फिर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप जो है ना सी लेवल से बस थोड़ा सा ऊपर होता है, तो बहुत एलिवेशन पे यहाँ पे नहीं रह जाता। सो ये मल्टीपल स्टेजेस हैं किसी भी नदी के जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। लेट्स मूव ऑन फर्दर। देखिए तो वी शेप वैलीज कैसे बन रही, मैंने आपको बताया था, देखो ऐसे प्रॉपर वी का शेप बनेगा आपका, ठीक है। फिर नदी जो है ना स्टार्टिंग ऑफ द फेजेस में गॉर्ज भी बनाती है। देखिए गॉर्ज के साथ खासियत क्या है कि गॉर्ज का अगर आप देखोगे ना तो लगभग ऐसा ये पैरेलल टाइप का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। आप कभी भी नर्मदा नदी को देखिए, जबलपुर के पास मध्य प्रदेश में मार्बल रॉक्स है ना, ऐसे पत्थर है मार्बल वाले, और बीच में ऐसा गॉर्ज बनाती है नर्मदा, बहुत ही फेमस है दोस्तों, काफी गहरी है, वहां पे काफी टूरिज्म होता है। इनफैक्ट आप देखेंगे काफी सारे वीडियोस आपको दिख जाएंगे ऐसे। अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये आपका ब्रह्मपुत्र जब भारत में एंटर करती है, अरुणाचल के पास एक बहुत सुंदर गॉर्ज बनाती है, ठीक है। आपकी सिंधु नदी, इंदस नदी अगर आप देखेंगे ऊपर लद्दाख साइड पे बहुत सुंदर ग्रोज बनाती है, कश्मीर वाले साइड पे आप देखोगे मस्त फीचर्स बनाते हुए आपकी निकलती है, ठीक है। फिर आपका कैनियन, अब कैनियन के साथ क्या होता है कि कैनियन ना आपका मतलब बड़ा अलग सा होता है। आपको ऐसा दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर ये थोड़ा सा कैनियंस आपके थोड़ा सा मोटे से दिखाई दे रहे हैं, और नीचे जो इनका जो विथ वगैरह है वो काफी हद तक बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो देखो गॉर्ज और कैनियन का फर्क क्या होता है, कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गॉर्ज। तो देखिए गॉर्ज के ना दोनों किनारे बहुत सक्रिय होते हैं, स्टीप्स होते हैं, ठीक है। ऊपर का नीचे का विथ एकदम कॉमन होता है, ठीक है, इक्वल होता है, जितना ऊपर चौड़ा उतना नीचे चौड़ा, ठीक है। बीच का लेंथ काफी स्मॉल होता है, उनका ना पैरेलल जैसा दिखता है एक दूसरे का। सेमी एरिड लैंड्स में आपको मिलेंगे जहां थोड़ा पानी, थोड़ा ड्राइनेस है, ठीक है। ग्रांड, अच्छा ब्रह्मपुत्र का मैंने कहा आपको एग्जांपल दिया, गॉर्ज बनाती है, वही ग्रैंड कैनियन का एग्जांपल आप यहां ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो कैनियंस में क्या होता है, स्टेप ऐसा सीढ़ी जैसे साइड्स होते हैं, ऊपर ये टॉप होगा, ऊपर ये चौड़ा होगा, और नीचे जाओगे तो आप ये थोड़ा सा नैरो होता जाएगा, ठीक है। इन लेंथ जो है अंडर की इसकी काफी लंबी है, और ड्राई एरियाज में आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलता है, जैसे ग्रैंड कैनियन यूएस का बहुत फेमस है ना, जो मैंने आपको लास्ट में फोटो दिखाई अभी, सो दिस इज अ वेरी वेरी फेमस थिंग, ठीक है, ग्रैंड कैनियन आपका। तो ये क्या है कि यार ऊपर चौड़ा है, नीचे ये सकरा है। और गोर्ज के साथ क्या फायदा है कि गोर्ज जाओ जैसा जितना ऊपर चौड़ा उतना नीचे चौड़ा, सिंपल एज दैट इज कॉल्ड एज गोर्ज, ठीक है। तो गोर्ज और कैनियन में डिफरेंस आता है, तो बेटा आप बिल्कुल भी गलती करके नहीं आएंगे। फिर जो अदर दूसरे, फिर और कौन से टाइप के स्ट्रक्चर्स है, लैंडफॉर्म्स बनते हैं, इनको हम कहते हैं पॉट होल्स। अब ये कई बार अगर आप कभी नदियों में गए हो तो नदी के आसपास का जो पत्थर पड़ा होता है ना बेटा, आपको ऐसे पॉट होल्स बहुत दिख जाएगा। ऋषिकेश जाइए, राम झूला जैसे आप क्रॉस करेंगे, कभी अगर आप ऋषिकेश घूमने गए हो तो एक बार राम झूला क्रॉस करेगा। राम झूला क्रॉस करते ही दोस्तों आप जैसे नीचे उतरेंगे, बीच बना हुआ है, किनारा बना है नदी का, तो वहां बहुत सारा पत्थर पड़ा हुआ है। मैं फोटो निकाल के लाता अपनी दिखाता तुमको, एक फोटो हमने खिंचाई थी इसे रख करके, पैर एकदम खतरनाक स्टाइल में, चश्मा वश्मा लगा के, काफी साल हो गए अब तो। अच्छा तब ये इतना आइडिया नहीं था कि अच्छा इसको पॉट पूल्स कहते हैं, ये कहते हैं, वो कहते हैं, राइट। तब तक सिनेरियो इज दोस्तों यहाँ पे क्या आप देख पा रहे होगे बेटा यहाँ पे कि इस टाइप के ना पत्थर के अंदर छोटे छोटे छेद आपको दिखाई दे रहे होते हैं। सो दीज आर कॉल्ड एज द पॉट होल्स, ठीक है। सर्कुलर डिप्रेशन होते हैं, डिप्रेशन जहां शब्द यूज हो जाए ज्योग्राफी में समझ जाइएगा कोई छोटा सा गड्ढा या खाली स्पेस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। बात समझे नहीं समझे कि डिप्रेशन शब्द जहां यूज हो जाए ज्योग्राफी में समझ जाइएगा कि छोटा सा गड्ढा या खाली, मतलब जो भी खाली सा गड्ढा जैसा क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो सर्कुलर होते हैं, कैसे बनते हैं, अब्रेशन की वजह से भाई ऊपर का पार्ट एरोड हो गया आपका। फिर अगर आप देखोगे जो पेबल्स वगैरह होते हैं वो उसमें कई बार इकट्ठा हो जाते हैं इन होल्स के अंदर, है ना। कई बार आप देखोगे अगर रोटेट होते रहते हैं पानी के पड़ने से बार बार, तो इससे क्या होता है, होल आपका बड़ा भी हो जाता है, ठीक है। नाउ अब इससे क्या रहती है कि वैली आपकी काफी डीपेंड रहती है, गहरी रहती है। अच्छा अब मजे की बात क्या है कि यही अगर आपके मान लेते हैं फॉर एग्जांपल किसी वाटरफॉल के एकदम बेस पे क्रिएट हो जाए तो इन्हें हम प्लंज पूल्स कहेंगे। अब प्लंज पूल्स देखिए आप समझना बहुत आसान है, देखो मेरे बच्चों कि आपका बेटा ये रिवर है, ठीक है, ये रिवर है अपना, ठीक है, ऊपर से फ्लो कर रहा है, ये अपना रॉक है, अपना पत्थर है, ठीक। अब नदी जो है फॉर एग्जाम्पल, अच्छा यहां पे जो आपकी रॉक है वो थोड़ी सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट गुगली उगली वुश वाली रॉक है। तो क्या होगा जब फोर्स के साथ पानी इस पे पड़ेगा खतरनाक तरीके से, तो ये गड्ढा बना देगा, एक डिप्रेशन बना देगा दोस्तों, ठीक है। क्यों, आपको क्या पता है पानी का फोर्स बहुत तगड़ा होता है। अब मान लीजिए कि हमारी ये नदी बहती हुई आ रही है, ऊपर नीचे पत्थर है, पूरा रॉक है आपका। अब यहां पे एक गैप आ गया बड़ा सा, है ना, मान लीजिए आप खाली है पूरा मामला, तो नदी क्या करेगी, ऊपर से नीचे गिरेगी एक फोर्स के साथ, बढ़िया फोर्स के साथ, ठीक है। तो पानी जो है क्या गिरेगा, एक बढ़िया फोर्स के साथ गिरेगा।
अब जब ये बढ़िया फोर्स के साथ गिरेगा तो ये क्या करेगा, जो यहाँ के सॉफ्ट पत्थर है, सॉफ्ट रॉक्स है, उनको ऐसा तोड़ना स्टार्ट करेगा। तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, अगर वो टूटेंगे तो यहाँ पे बड़ा सा गड्ढा या डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा, जिसे आप कहते हैं प्लंज पूल। क्या बोलते हैं इसे आप, प्लंज पूल। तो आपने कई बार नहाया होगा वाटरफॉल में जाके, है ना। केम्प्टी फॉल्स मसूरी के बहुत फेमस है कि भैया ऊपर से फॉल गिर रहा है, लोग नीचे नहा रहे हैं। तो व्हाट इज दैट, दैट इज अ गुड एग्जांपल ऑफ प्लंज पूल, कि ऊपर से पानी आ रहा है और लोग जो है नीचे की तरफ नहा रहे हैं। तो प्लंज पूल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। आई बात समझ में, आई बात समझ में दोस्तों। तो जब ये छोटे छोटे गड्ढे हैं तो आपके पॉटहोल्स बन जाते हैं, और जब ये बड़े हो जाते हैं एट द बेस ऑफ द दिस थिंग, तो उसको हम कहते हैं प्लंज पूल। देखो 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 यहां पे क्या हो रहा है, तेजी से पानी गिर रहा है तो नीचे के सॉफ्ट रॉक्स को क्या कर देगा, ब्रेक करके ऐसा गड्ढा बना देगा। इसको हम कहते हैं प्लंज पूल्स। फाउंड एट द फुट ऑफ द वाटर लॉक्स, क्योंकि सॉफ्ट रॉक्स होते हैं, टूटते हैं, गड्ढा सा बन जाता है, एंड ये बिलो द लेवल ऑफ द रिवर बेड होता है। फिर आ जाते हैं दोस्तों मेंडर्स। अब अगर मिडिल कोर्सेज में आप नदी के पाओगे, तो मैंने आपको क्या बताया कि अभी तक जो था इरोजन कैसा हो रहा था, खड़ा खड़ा वर्टिकल, बिकॉज ढलान था, ग्रेविटी के अंदर तेजी से चीजें नीचे आ रही थी। अब क्या हुआ, जब आपका ढलान क्षेत्र खत्म हो गया, आपका स्लोप एरिया खत्म हो गया, अब क्या है, वेलोसिटी कम हो गया नदी के पानी का। तो यहां पे यार क्या करेगी, देखो नदी अभी खड़ा इरोजन नहीं कर पाएगी, ये साइड साइड से काटना शुरू करेगी ना, साइड साइड से रिवर बैंक को काटना शुरू करेगी। तो मेंडर्स अगर आप देखेंगे यहां आपको ज्यादा मिलते हैं। लेटरल इरोजन कॉमन हो जाता है लोअर कोर्सेस के अंदर। अब काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब कोई चीज मूव कर रहा होता है ना, जैसे मैं अभी क्या है, मैं मूव कर रहा हूं, राइट। तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी, अभी मैं खड़ा हो जाऊं, स्टेशनरी हो जाऊं, तो मेरा एनर्जी पोटेंशियल स्टेट में आ जाएगा। मूव करने लग जाऊंगा तो ये काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब पानी आपका मूव कर रहा है, बह रहा है दोस्तों, तो उसका एक काइनेटिक एनर्जी है, तेजी के साथ ढलान से मूव करेगा, एनर्जी भी तगड़ा है उसके पास। बट अभी क्या, जब धीरे धीरे नीचे आ जाती ना नदी, तो उसका काइनेटिक एनर्जी लूज होने लगता है, ठीक है। और वाटर क्या करता है, अपना कोर्स, अपना रास्ता थोड़ा थोड़ा बदलता है। तो अब जो फ्लड प्लेन एरियाज होते हैं आपके, खासकर जहां बाढ़ काफी आता है, मिट्टी काफी डिपॉजिट होता है, वहां पे मिएंडर्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो जब मिएंडर्स काफी गहरे हो जाए और साथ ही साथ हार्ड रॉकी पथरीले इलाकों में पाए जाए, तो ये इंसाइज या एंट्रेंच मिएंडर्स कहलाते हैं, ठीक है। जब मिएंडर्स थोड़े गहरे हैं आपके, मिएंडर्स मतलब ऐसे सांप के स्टाइल में नदी आपकी मूव कर रही है, जब ये थोड़े से गहरे हैं, थोड़े डीप हैं, हार्ड रॉकी एरियाज में मिल रहे हैं आपको, तो ये बन जाते हैं इंसाइज या एंट्रेंच मिएंडर्स। और सेम मिएंडर्स अगर आप देखोगे बाद में क्या करते हैं, ऐसे लूप बना लेते हैं, ठीक है, ऑन कन्वर्टेड इनटू ऑक्सबोलिक्स, ठीक। तो क्या होता है, कई बार क्या होता है, डिपोजिशन बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, तो एक पार्ट मिएंडर का ना कट के अलग सा हो जाता है। मान लीजिए हैवी डिपोजिशन हो गया, तो एक छोटा सा पार्ट मिएंडर का कट करके अलग हो गया। अब जो अलग हुआ पार्ट है बेटा आपका, ये कहलाता है द ऑक्सबो लेक। एक ऑक्स के शेप में, सांड या आपने बैल देखा होगा, उसके हम्प निकला होता है ऊपर, उसी शेप में लेक बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं द ऑक्सबो लेक। आई बात समझ में, चलिए नाउ अगर आप देखोगे तो कभी कभी क्या होता है कि ये रॉक्स को, पत्थर को और डीप काट देते हैं, तो आप देखेंगे कैनियंस में बदल जाते हैं। सो दिस इज हाउ द मल्टीपल लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड, अगर हम बात करें इन द लोअर कोर्सेस, ठीक। अब आता है रिवर टेरेस। तो देखिए रिवर टेरेस बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है। जब नदी कभी भी ऊपर से मूव कर रही होती है ना, तो कई बार क्या करती है कि वो इलाके को, जो आसपास का इलाका है ना, उसको ऐसे छत के फॉर्म में, ऐसे बड़े बड़े स्टेप्स के फॉर्म में काट देती है, ठीक है। इसको हम कहते हैं द रिवर टेरेसेस। ओल्ड वैली फ्लोर पे आप देखेंगे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। ये फ्लड प्लेन लेवल्स को डिफाइन करता है कि किस लेवल पे फ्लड प्लेन्स बने हुए हैं आपके, ठीक है। इसमें आप देखोगे डिपॉजिट्स होते हैं, काफी सारा मिट्टी डिपॉजिट्स होता है। वर्टिकल इरोजन के वजह से बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बताया ना कि वर्टिकल इरोजन, अच्छा ये बनेगा आपके थोड़ा सा ऊपर स्ट्रेच में, जब पहाड़ से थोड़ा नदी नीचे की तरफ आ रही होगी आपके प्लेन एरियाज में, तब आप देखोगे ये बनता हुआ आपको दिखाई देगा, ठीक है। कई सारे फॉर्मल फ्लड प्लेन्स हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एक ही लेवल पे, या मान लीजिए फॉर एग्जांपल नदी जो है बीच में बह रही है और इधर भी टेरेस और इधर भी टेरेस है, इसको हम कहते हैं पेयर टेरेस, ठीक है। और मान लीजिए कि ऊपर नीचे कि यहां है फिर यहां है, तो इसको हम कहते हैं द नॉन पेयर टेरेस या अनपेयर टेरेस, ठीक है। चलिए, तो अनपेयर टेरेस अगर आप देखोगे दोस्तों, तो नंबर 1 ऐसे इलाकों में होता है जहां पे जो अपलिफ्टमेंट है, सेडिमेंट्स वगैरह का ऊपर उठना जमा होना थोड़ा सा स्लो है। अब सवाल उठता है कि सर रीजन क्या है रिवर टेरेस फॉर्म होने के। नंबर 1 कि क्या हो रहा है कि पानी एक बार बहुत तेजी से फ्लो करने के बाद वापस पीछे जा रहा है, फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में क्लाइमेट की वजह से बदलाव आ सकता है, टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से जमीन थोड़ा ऊपर उठ चुका है, ठीक है, या फिर सी लेवल चेंज हुआ है। इन केस अगर आप देखोगे ऐसे, वही तब होता है कि जो रिवर्स आपके समुद्र के पास होते हैं ना, ठीक है, जो भी रिवर्स आपके समुद्र के पास होते हैं, उस केस में सी लेवल का भी काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। कि लेट्स से कि सी लेवल आपका थोड़ा चेंज हुआ है, तो उससे भी ऐसे रिवर टेरेसेस बन जाते हैं। तो टेरेस शब्द का मतलब, जैसे आप पिक्चर देख पा रहे होगे, तो अलग अलग लेवल के आप देख सकते हो बच्चे यहाँ पे लैंड्स क्रिएट हुए, ठीक है। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम लोग सीढ़ी उतरते जा रहे हैं ना, जैसे एक छत से दूसरे छत टाप रहे हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हो कि अलग अलग लेवल पे ना ये कटआउट करके जो है रिवर अपने सरफेसेस बनाती जा रही है। ये एक ही लेवल पे दोनों पट्टी पे मिलेंगे तो उसको हम कहेंगे पेयर्ड, या ऊपर नीचे मिलेगा तो उसको हम कहेंगे अनपेयर्ड, ठीक है।
तो क्या लॉजिक है इसका? नंबर 1 देखिए, पानी जो है पीछे जा रहा है, एक बार फ्लो निकल गया आपका बहुत तगड़ा, फिर पानी पीछे खींच रहा है, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में चेंज आ गया, वाटर साइकिल बदल रही है क्लाइमेट की वजह से, टेक्टोनिक एक्टिविटी से जमीन थोड़ा सा ऊपर उठ गया है, या फिर समुद्र का लेवल चेंज हो रहा है अगर आपकी नदी जो है समुद्र के आसपास मिलती है तो मल्टीपल रीजंस होते हैं रिवर टेरेसेस के। तो यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो थोड़ा सा अलुवियल सॉइल या अलुवियल वाला जो मिट्टी होता है वो आपको ज्यादा देखने को मिलता है। फिर लेट्स टॉक अबाउट द अलुवियल फैन। अब देखिए अलुवियल फैन बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। अलुवियल फैन आपको वहां मिलेगा जहां पे आपका पहाड़ी क्षेत्र खत्म हो रहा है और प्लेन एरिया शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आप ये समझ लीजिए कि मतलब मान लीजिए पहाड़ से आप नीचे उतर रहे हैं दोस्तों, और पहाड़ से नीचे उतरने का जो समय है इसको फुटहिल्स कह सकते हैं, एकदम नीचे की तरफ आप पहुंचो, बेस की तरफ आ चुके हो आप, तो यहां पे आप देखोगे तो कई बार अलुवियल फैन मिलता है। अब क्या होता है जब नदी जो है ना ऊपर से तो भैया बहुत तेजी से आ रही, लहराती बल खाती हुई एकदम, है ना, लहरा के बल खा के एकदम बढ़िया से। अब क्या होता है मालिक, जब नीचे नीचे आती है तो जो ग्रेडियंट है, जो ढलान है, ये तो धीमे हो जाएगी। अब नदी के पास बहुत सारा सेडिमेंट है, बहुत सारा मोटा मोटा मिट्टी है, सेडिमेंट है, पत्थर है, सब कुछ है, तो नदी यार एक साथ तो उसको कैरी नहीं कर पाएगी। तो नदी क्या हो जाता है, ऐसे ब्रेक हो जाती है अलग अलग चैनल्स में, ऐसे 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 ऐसे, तो एक ऐसा स्ट्रक्चर सा क्रिएट हो जाता है जिसको आप कह सकते हैं पंखे जैसा स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं अलुवियल फैन। अलुवियल सॉइल होता है यहां पे कोन शेप का, आप देखोगे थोड़ा सा डिपॉजिट क्रिएट हो जाता है, राइट। अब अगर आप देखोगे तो कई बार जो नदी के ट्राइब्यूटरीज हैं उनके वजह से भी कुछ पार्ट्स अलग होकर अलग निकल जाते हैं, उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे कि अगर इन कोन्स की बात करें या एलुवियल फैंस की बात करें, तो जहां पे हल्का ढलान क्षेत्र है ना, ह्यूमिडिटी जहां पे नहीं है, वहां पे आप देखोगे इनमें हल्का सा स्लोप दिखाई देगा, और जो ड्राई एरियाज आपको दिखेंगे वहां पे इनका स्लोप थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो आप जैसे देख पा रहे हो कि नदी क्या कर रही है, इस तरीके से एक फैन के शेप में, एक पंखे के शेप में जो है यहाँ पे डिपॉजिट्स को क्रिएट कर दे रही है। कि ऊपर से तो आई बहुत सारा डिपॉजिट लेकर के एकदम बढ़िया से, है ना, फिर नीचे आते थे क्या हुआ, ग्रेडियंट उसका कम हो गया, ढलान उसका कम हो गया। अब नदी जाए तो जाए का, एकदम से तो फटाक से फेंकेगी नहीं, तो ये क्या करती है, मल्टीपल चैनल में डिस्ट्रीब्यूट होने लगती है। और फिर आप देखोगे जैसे जैसे सेडिमेंट्स आपके डिपॉजिट होते जाते हैं, ऐसा लगता है कि एक पंखा जैसा, एक फैन जैसा शेप क्रिएट हो गया है। तो यहाँ पे भी आपको अलुवियल सॉइल बढ़िया देखने को मिलेगा दोस्तों। तो इसको हम कहते हैं ज्योग्राफी की भाषा में अलुवियल फैन। क्या बोलते हैं इसको? अलुवियल फैन। कहां मिलेगा? फुटहिल्स के पास। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए अब लेट्स टॉक अबाउट द अलुवियल प्लेन। किससे बना होता है? नाम अलुवियल प्लेन है तो ऑब्वियसली बात है प्लेन एरिया है, सॉइल्स अलुवियल सॉइल से बना हुआ है। दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हो, खादर और भांगर। भांगर यानी जहां पुरानी अलुवियल मिट्टी है, ओल्ड अलुवियल मिट्टी है, और खादर जहां पे आपकी नई अलुवियल मिट्टी है। अब देखोगे खादर सॉइल्स जनरली आपको नदी के पास दिखाई देंगी, भांगर सॉइल्स इससे थोड़ा ऊपर दिखाई देती हैं, थोड़ा, ठीक है। तो ये जो फ्लड प्लेन या अलुवियल प्लेन्स एरियाज होते हैं आमतौर पे ज्यादा फर्टाइल माने जाते हैं, ठीक है। सो दे आर गुड फर्टाइल एरियाज, ठीक है। फिर आ जाते हैं डेल्टा। डेल्टा कहां बनता है? जहां पे नदी का बिल्कुल माउथ है, ठीक है, बिल्कुल जहां पे नदी एंड अप हो रही है और समुद्र से मिलने जा रही है। तो नदी क्या करेगी दोस्तों, यहां पे काफी हद तक अपने इस टाइप का ट्राइंगल शेप का जो है स्ट्रक्चर फॉर्म करेगी। तो जितने भी आपके डिपोजिशन, जितने भी सेडिमेंट्स वगैरह हैं आपके अलुवियल्स वगैरह, वो सब यहाँ पे क्या करेगी, थोड़ा थोड़ा डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देखोगे तो नंबर 1 ट्रायंगुलर इन शेप होता है, कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटरीज बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज क्या होता है दोस्तों, जब ट्राइब्यूटरीज से भी कई सारे छोटे चैनल्स निकल जाएं रिवर के, तो वो बन जाते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज आपके। डिपॉजिटेड मटेरियल अगर आप देखोगे तो साइज के हिसाब से डिफाइन किया जाता है। जो मोटा मटेरियल है वो पहले डिपॉजिट होता है, फाइन मटेरियल जो है आपका बाद में डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जब नदी फाइनली समुद्र से मिलने जा रही होती है जनरली, तो ऐसा ट्रायंगुलर टाइप का डिपॉजिट क्रिएट करती है जहां पे जितना भी मटेरियल उसका बचा हुआ है, सेडिमेंट वगैरह, वो उसको डिपॉजिट कर देगी, जमा कर देगी, ठीक है। तो मोटा वाला पहले जमा होगा, उसका जो फाइन वाला जो है आप देखोगे थोड़ा सा बाद में जमा होगा। ट्रायंगुलर शेप का होता है, इसे हम डेल्टा कहते हैं। अब आ जाते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द गंगा डेल्टा, ठीक है। देखो नंबर 1 गंगा डेल्टा फ्लड प्लेन्स। अब जो मेजर लैंडफॉर्म्स है रिवर के डिपोजिशन में, आप देखोगे तो उसमें हमने क्या पढ़ा, एक पैटर्न पढ़ा कि जो मोटा मटेरियल है पहले डिपॉजिट होगा, फाइन मटेरियल बाद में। अब अगर आप देखोगे जो आपके बड़े बड़े बोल्डर्स हैं, बड़े बड़े पत्थर वगैरह हो गए, ये पहले डिपॉजिट होते हैं, और फिर फाइन मटेरियल काफी आगे जाके लंबे डिस्टेंस पे डिपॉजिट होता है। जो एक्टिव फ्लड प्लेन अगर मान लीजिए आपको रिवर बैंक पे मिल जाए ना, रिवर के किनारे मिल जाए, ठीक है, तो आप देखेंगे कि वहां पे काफी ज्यादा डिपोजिशन आपको दिख जाएगा। और इनएक्टिव फ्लड प्लेन आपको जनरली जो है रिवर का जो किनारा होता है, बैंक होता है, उसके थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। तो एक्टिव फ्लड प्लेन जो लगातार रिन्यू होता जा रहा है, मिट्टी रिन्यू हो रही है, जहां पे लगातार जो आपका सॉइल वगैरह रिन्यू हो रहा है हर साल, वो आपको जनरली नदी के किनारे मिलेगा दोस्तों, और इनएक्टिव वाला थोड़ा सा उससे दूर मिलेगा, ठीक है। चलिए, अब फ्लड प्लेन्स अगर डेल्टा में बन रहे हैं, लेट्स से डेल्टा के पास अगर फ्लड प्लेन बन रहा है आपका, तो ये कहलाते हैं द डेल्टा प्लेन्स। बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, ये डेल्टा प्लेन्स क्या होते हैं? तो ऑल द फ्लड प्लेन्स दैट आर फॉर्म्ड इन द डेल्टास, जो फ्लड प्लेन्स आपके डेल्टास में बन रहे हैं दोस्तों, वो बन जाते हैं आपके डेल्टा प्लेन्स, ठीक है। यहां तक कहानी समझ में आई? यहां तक कहानी समझ में भाई? आगे चले। चलिए,
अब आते हैं नेचुरल लीव्स। अब देखिए ये क्या होता है, ये जो है फ्लड प्लेन से जुड़ा हुआ एक फीचर है। कहां मिलेगा, जितने भी लार्ज रिवर्स के फ्लड प्लेन्स हैं उनके अलोंग। ठीक है, लीनियर होते हैं या तो सीधे फैशन में हो सकते हैं या तो पैरेलल हो सकते हैं। ठीक है, और अगर आप देखोगे तो काफी मोटे मटेरियल से बने होते हैं जो कि नदी के पास आपको दिखाई दे जाता है। तो जब रिवर शिफ्ट करती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब रिवर ऐसे लेटरली ऐसे साइड से शिफ्ट कर रही है दोस्तों, तो कई सारे ऐसे लीव्स आपको बनते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, चलिए लीव्स मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, है ना, इस टाइप के डिपोजिशन स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं पॉइंट बार्स की। इनको हम कई बार मिएंडर बार्स भी कहते हैं। कहां मिलेगा, कॉन्वेक्स साइड ऑफ द मिएंडर पे। तो देखिए दो तरीके का साइड हो सकता है मिएंडर का, ऐसा कॉनकेव, जैसे आपने कॉनकेव मिरर पढ़ा होगा, और एक आपका कॉन्वेक्स। ठीक है, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ये जो कॉन्वेक्स वाला साइड होता है ना, ये वाला साइड होता है दोस्तों, यहां पे आपको जनरली दिखाई देता है क्या, हमारा जो अपना पॉइंट बार होता है, इसको मिएंडर बार्स कहते हैं। ठीक है, ये एक जैसे दिखते हैं, आपको यूनिफॉर्म होते हैं काफी ज्यादा। अगर मान लीजिए कि मोर देन वन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, मोर देन वन रिज नैरो एंड एलोंगेटेड डिप्रेशन फाउंड बिटवीन पॉइंट बार्स। ठीक है, चलो, तो अगर आपको देखोगे कि काफी ज्यादा अगर पॉइंट बार्स दिख रहे हैं, तो इनके बीच में ना ऐसा लंबा सा डिप्रेशन या लंबा सा खाली स्पेस आपको देखने को मिलेगा, राइट। चलिए, तो अगर हम देखें मिएंडर्स क्या है, दे आर मोर ओवर चैनल्स, जिसके थ्रू आपका जो रिवर फ्लो कर रही है ना, तो ऐसे जो है रिवर जो एकदम सांप का शेप बना के फ्लो कर रही होती है। ठीक है, तो इट इज नॉट अ लैंडफॉर्म, मिएंडर इज नॉट अ प्रॉपर्ली लैंडफॉर्म, बट एक टाइप ऑफ रिवर चैनल है जिसके थ्रू नदी आपका बह रही होती है। ठीक है, फॉर्मेशन क्या है, नंबर वन जेंटल ग्रेडियंट, ढलान बहुत कम है। दूसरी बात, जो मटेरियल है आपका वो बहुत अनकंसोलिडेटेड है, यानी ऊबड़ खाबड़ टाइप का है ना, किसी भी साइज किसी भी शेप का है, तो ऑब्वियसली बात है रेगुलर इरेगुलर काफी होगा। फिर अगर आप देखोगे कॉरियोलिस फोर्स का भी बहुत बड़ा कमाल रहता है यहाँ पे। कॉरियोलिस फोर्स हमने पढ़ा था दोस्तों, एक ऐसी फोर्स है जो अर्थ के रोटेशन से जनरेट होती है, राइट। तो उसका काम होता है चीजों को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के साइड पे, जैसे विंड्स की अगर हम बात करते थे, तो थोड़ा राइट की तरफ ढकेलना और सदर्न में थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ। तो कॉरियोलिस फोर्स का भी एक्शन अगर आप देखोगे तो इनकी मूवमेंट पे काफी ज्यादा इंपैक्ट करता है। ठीक है, फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो स्लाइट इरेगुलरिटीज, अगर रिवर बैंक थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ प्लेन नहीं है तो वो भी इस पे इंपैक्ट डालता है। ऑक्सबो लेक्स की बात करें, कहां मिलेगा, रिवर बैंक के साइड मिलेगा, खासकर कौन सा साइड पे, कॉन्वेक्स वाले साइड पे। ठीक है, ऑफ द मिएंडर। तो कॉन्वेक्स साइड थोड़ा डिपॉजिटेड वाला साइड होता है, जहां पे चीजें जमा हो रही होती हैं आके, और कॉनकेव साइड वो होता है जहां से चीजें उखड़ रही होती हैं। तो कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर आपने पढ़े होंगे, याद है। तो कॉनकेव में हम ऐसा करते थे ना, ऐसा रेल डायग्राम बनाते थे। तो कॉनकेव साइड बेटा वो है जहां से इरोजन हो रही है, कॉन्वेक्स साइड जहां वो है बेटा मिएंडर का, जहां पे डिपोजिशन हो रही है। ठीक है, सो दिस इज हाउ द थिंग्स गो ऑफ। तो जनरली होता क्या है बच्चे, आप देख सकते हैं कि ये जो अब नैरो नेक है, आप देख सकते हैं जो पतला आपका क्षेत्र, ये जो पतला वाला साइड है आपका, ये क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके मिएंडर का इरोड होता जा रहा है, हटता जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा कि वाटर क्या करेगा यहाँ पे, ऑब्वियसली बात है सबसे शॉर्टेस्ट रूट ढूंढेगा, क्विकेस्ट रूट ढूंढेगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे एक तरफ से कट रहा है और दूसरी तरफ डिपोजिशन हो रही है, और पानी अपना रास्ता जो है अलग निकाल रहा है, बिकॉज उसको शॉर्टेस्ट रूट चाहिए। बहुत घूम के जाएगा तो ऑलरेडी उसके पास वेलोसिटी नहीं है, बहुत मुश्किल होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि एक छोटा सा पोर्शन कट के जो है अलग हो जाएगा, जब आपका देखोगे कि ऑक्सबो लेक है ना, जिसको आप कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पानी जो है बच्चे लगातार जब ऐसे इरोड करता जाएगा, है ना, एक अपना रास्ता बनाता जाएगा, तो अब देखेंगे मिएंडर का छोटा सा पोर्शन कट के अलग हो जाता है, और ये जो अलग कटा हुआ पोर्शन है यही आप कहलाते हो तो आपका ऑक्सबो लेक। ठीक है, चलो डन ना। सो दिस इज हाउ द ऑक्सबो लेक इज क्रिएटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ा, लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेडेड चैनल। ब्रेडेड शब्द का मतलब ही होता है बहुत ज्यादा डिवाइडेड। ठीक है, अब आप देखेंगे जब रिवर्स काफी मोटा मटेरियल कैरी करते हैं ना दोस्तों, तो कई बार जो है ना डिपोजिशन की बात की जाए कि कितना मटेरियल डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है, ये काफी सिलेक्टिव हो सकता है। खास करके आप देखोगे कि मान लीजिए जो रिवर है अपनी बहुत मोटा मोटा कोर्स, मतलब मोटा रफ सा मटेरियल जो है यहाँ डिपॉजिट कर रही है, तो ये क्या ऐसे सेंट्रल बार सा क्रिएट हो जाएगा। बार मतलब एक सेंट्रल सा, एक ऐसा लंबा सा शेप सा क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि जो फ्लो है उसको डाइवर्ट करेगा टुवर्ड्स द बैंक, टुवर्ड्स द किनारा, और ये जो फ्लो होगा जो बेटा आप देखोगे जो बैंक का इरोजन है साइड वाला, उसको इंक्रीज कर देगा। अब इसको ध्यान से समझिएगा, देखो नंबर वन, रिवर मान लीजिए बह रही है, ठीक। अब जो बहती हुई नदी है वो अपने साथ बहुत मोटा मटेरियल कैरी कर रही है। अब मोटा मटेरियल मान लीजिए उसने ऐसा डिपॉजिट कर दिया ऐसा बीच में, ठीक है, तो पानी क्या करेगा, साइड से बहना स्टार्ट होगा, और जो नदी का किनारा होगा जिसको आप रिवर बैंक कहते हैं, उसके साइड की मिट्टी को पानी काटना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, एंड एज अ रिजल्ट आप देखोगे जैसे जैसे वैली वाइड होता जाएगा, जो वाटर कॉलम है रिड्यूस होता जाएगा, और ज्यादा जो मटेरियल है यहाँ पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो आप देखेंगे आइलैंड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना, या लेटरल बार्स आप देखेंगे दोस्तों बनना स्टार्ट हो जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज ब्रेडेड चैनल, की मतलब नदी ना आपके मल्टीपल डिविजन्स के थ्रू अभी जो है यहाँ पे बहनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जितना डिपोजिशन बढ़ेगा उतना वाटर फ्लो कम होता जाएगा, आप देखोगे। और ऐसे कई बार जब बहुत ज्यादा डिपोजिशन हो जाता है तो रिवर के अंदर आइलैंड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी मजूली बनाती है, मजूली का नाम सुना है कभी, मजूली रिवर का आइलैंड का नाम सुना है
आइलैंड का, मजूली लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ। कैसे बना है? कभी आप आसाम में देखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी का जब ये अरुणाचल से आ रही होती है तो जो अपना आसाम वाला बेल्ट है ऊपर वाला, वहां पे इसका चैनल बहुत ब्रेडेड है, ये बहुत ज्यादा डिपॉजिटेड, मतलब बहुत ज्यादा डिवाइडेड है, आप ऐसा समझ लीजिए। और ये डिवीजन क्यों हो रहा है? बिकॉज हैवी मटेरियल सेडिमेंट कैरी कर रही है नदी, तो उसको जब डिपॉजिट करेगी, जमा करेगी, तो पानी कहीं ना कहीं से मूव करेगा ना यार, तो ये मल्टीपल पार्ट्स में डिपॉजिट मतलब डिवाइड होता जा रहा है। तो एज अ रिजल्ट जब कई सारा सेडिमेंट्स आप देखोगे ना इकट्ठा हो जाता है एक साथ, तो कई बार रिवर्स के अंदर आइलैंड्स भी क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो रास्ता चाहिए पानी को जाने के लिए, बट ऐसे में क्या है कि नदी का जो चैनल है बहुत ज्यादा डिवाइडेड आपको दिखाई देगा, बहुत ब्रेडेड, बीच में सेडिमेंट्स दिखेंगे, मिट्टी विट्टी दिखेगा काफी, है ना, तो इसको हम कहते हैं ब्रेडेड चैनल होना। अब आगे बात करते हैं फटाफट से, लेट्स टॉक अबाउट कास्ट टोपोग्राफी। अब कास्ट टोपोग्राफी बेटा आपको ऐसे इलाकों में मिलेगी जहां पे आपके लाइमस्टोन के या डोलोमाइट जैसे रॉक्स प्रेजेंट है। इसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट जो बहुत हद तक वाटर के साथ सोल्यूबल हो जाता है। ठीक है, नाउ अब अगर आप देखोगे दोस्तों, तो जहां पे भी अंडरग्राउंड वाटर, जो पानी का अंदर का रिसोर्स है, जब कई सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है, तो इसे हम कहते हैं द कास्ट टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा? द कास्ट टोपोग्राफी। जब आपका पानी जो अंदर मौजूद है अंडरग्राउंड वाटर, जब मल्टीपल आपके टाइप के आप कह सकते हो लैंडफॉर्म्स क्रिएशन करेगा, सो दैट विल बी कॉल्ड एज द कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, कोई भी लाइमस्टोन या डोलोमाइट जहां पे मिलता है आपका रॉक, ठीक है, वहां पे आप देखोगे कास्ट टोपोग्राफी देखने के लिए बहुत कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, रीजन बहुत क्लियर है कि कैल्शियम कार्बोनेट पानी के साथ सोल्यूबल होता है, सोल्यूशन हो जाती है उसकी, और आगे कहीं जाके डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं वो कहलाते हैं कास्ट टोपोग्राफी। ठीक है, डन। चलिए, अब अगर आप देखेंगे जैसे आप यूरोप में बाल्कन क्षेत्र में चले जाइए, यूरोप का बड़ा बड़ा क्षेत्र है, तो वहां एड्रियाटिक सी के आसपास का जो इलाका है, वहां पे ऐसा कास्ट टोपोग्राफी आपको बहुत कॉमनली दिखाई देगा। अब इसके ना कुछ बड़े इंटरेस्टिंग आप कह सकते हो फीचर्स होते हैं, इनको हम पूल्स कहते हैं, सिंकहोल्स कहते हैं, लापीस कहते हैं, लाइमस्टोन पेवमेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो स्मॉल से लेके मीडियम साइज के, आप कह लीजिए कि ऐसे मैं आपको ऐसे समझाता हूं, देखो बहुत सिंपल है, ऐसे स्मॉल से लेके मीडियम साइज के ना ऐसे राउंड राउंड जो है स्वॉलो होल्स या छोटे छोटे छेद आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आप ये देख पा रहे हो ना ऐसे करके, तो इस टाइप का एक छेद सा बन जाता है कई बार जमीन के अंदर, इसे हम कहते हैं सिंक होल। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सिंक होल। ठीक है, क्यों होता है यार? बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, जो लाइमस्टोन है वो सॉल्युबल हो जाता है जब वाटर में, तो इसके गड्ढा सा ऐसे गैप सा डिप्रेशन सा क्रिएट हो जाता है, इसको आप कहते हैं सिंक होल्स। ठीक है, सिंक होल्स आप देखोगे वहां बहुत कॉमन है, जहां लाइमस्टोन पत्थर आपको मिलता है। तो सिंक होल क्या है यार? एक ऐसी ओपनिंग है जो मोर और लेस सर्कुलर एट द टॉप, के ऊपर जो है टॉप शेप सर्कुलर है, और नीचे आता जाओगे तो ऐसा फनल जैसा शेप ये लेता चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज अ सिंक होल। ठीक है, चलिए, अब अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो यहां पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि सिंक होल आपका कुछ स्क्वायर किलोमीटर से लेकर के कुछ हेक्टर तक भी बड़ा हो सकता है, और डेप्थ की बात करें तो आधा मीटर गहराई से लेकर लगभग 30 मीटर तक गहराई इसकी हो सकती है। अब डोलाइन की अगर हम बात करें तो कभी कभी क्या होता है, जब ये सिंक कोलैप्स कर जाती है, मान लीजिए टूट गई, ठीक है, तो जो आपका स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ उसको हम कहते हैं डोलाइन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे? डोलाइन। ठीक है, अब जो सोल्यूशन वाले सिंक्स है, सोल्यूशन सिंक्स का मतलब होता है दोस्तों जहां पे आपका मटेरियल सॉल्युबल हो गया पानी के साथ, एक डिप्रेशन सा क्रिएट कर दिया उसने, खाली हो गया जब वहां से, तो वो आपके ज्यादा कॉमन दिखाई देते हैं रादर देन दीज डोलाइंस। ठीक है, चले, क्वाइट ऑफन अगर आप देखोगे जो सरफेस रन ऑफ है, मतलब जो पानी ऊपर से बहता हुआ आ रहा है, वो क्या होता है? नीचे चला जाता है जमीन के, है ना। और अगर आप देखोगे तो सिंक होल्स, एंड अगर आप देखेंगे कई बार क्या होता है दोस्तों कि पानी मान लीजिए ऊपर से बहता हुआ है, अब क्या हुआ है, सिंक होल्स के थ्रू वो नीचे घुस गया, और उसके बाद नीचे एक स्ट्रीम के जैसे, एक नहर के जैसे जो है बहना स्टार्ट कर दिया, तो इसकी वजह से भी आप देखेंगे तो कई सारे लैंडफॉर्म्स क्रिएट होने स्टार्ट होते हैं। डन, वेरी वेरी सिंपल। तो जब सिंकहोल्स एंड डोलाइन ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मान लीजिए जो है उनका रूप जो केव्स आपके बने, अब देखो होता क्या, यहाँ पे समझाता हूं आपको कि पानी जो है मान लीजिए ऊपर से बहता हुआ है, सरफेस रन ऑफ मतलब ऊपर वाला पानी बहता हुआ है, नीचे अंदर एंटर किया ग्राउंड का, ऐसे स्ट्रीम की तरह बहना स्टार्ट हो गया, तो ये क्या करेगा, पानी भी अपने दबाव से, अपने फोर्स से नीचे इरोजनल एक्टिविटी करेगा, राइट। तो ऐसे गुफाएं आपको केव्स यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिख जाती हैं। ठीक है, चलिए, वही वही सिंपल। एंड कई बार आप देखोगे कि इन केव्स से होता हुआ पानी जो है अगेन बाहर निकल जाता है। अच्छा, अब क्या होता है जब सिंक होल्स और आपके जो कोलैप्स सिंक, जिसको आप डोलाइन कहते हैं, कोलैप्स मतलब जब टूट गया कई बार, है ना, ज्यादा गहरा हो गया, तो उसको हम डोलाइंस कहते हैं। जब ये ज्वाइन करते हैं, क्यों ज्वाइन करते हैं? बिकॉज हो सकता है उनके मटेरियल्स आपस में ऐसा फ्यूज कर गए हो, है ना, या फिर केव्स आपकी टूट गई हो, कोलैप्स कर गई हो, तो एज अ रिजल्ट जो सिंक होल डोलाइन था दोनों ज्वाइन कर गया। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि आपके एक नए लैंडफॉर्म बनाते हैं जिनको हम ओवालास कहते हैं। तो ओवालास बेसिकली कब बनता है? जब कॉम्बिनेशन होता है, किसका कॉम्बिनेशन आता है? आपके सिंक होल्स का और साथ ही साथ हमारे डोलाइंस का। तो जहां पे सिंक होल्स और डोलाइंस आपको मीट होते हुए दिख रहे होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ऐसे ओवालास क्रिएट हो जाते हैं। तो ओवालास को आप और क्या कहते हैं बेटा? वैली सिंक्स के नाम से। ठीक है, तो ग्रेजुअली क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द सरफेस आपका लाइमस्टोन का, उसको क्या होता है, ये सारा सोल्यूबल कर जाता है पानी। ठीक है, बिकॉज मैंने आपको बताया दोस्तों कि लाइमस्टोन और डोलोमाइट की खासियत है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है इसमें, तो वाटर के साथ आसानी से घुल जाता है। जब इसका लाइमस्टोन का सरफेस मैक्सिमम ईटअप हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा, इरोड हो जाएगा, ठीक है, तब आप देखोगे कि एक इरेगुलर सा
पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है ना इरेगुलर सा, जिसे आप रिजेस या लापीस कहते हैं। तो अब इसको लापीस दिखती कैसे मैं आपको दिखाता हूं, पहले फिर समझना है इसको। तो इसको हम कहते हैं लापीस, ठीक है। दिस इज हाउ द लापीस लुक। तो लापीस कुछ ऐसी होती हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी, ठीक है। एक मिनट रुको, ये तो लाइमस्टोन पे, सॉरी ये लाइमस्टोन पेवमेंट है गाइस, मैं दोबारा इसको, चलो। लैपिस देखिए कुछ ऐसी होती हैं, बहुत इरेगुलर सा आपको दिखाई दे रहा होगा ना। ये कब क्रिएट होता है, जब आपका ज्यादातर लाइमस्टोन जो रॉक है उसका मतलब जितना भी पोर्शन है वो सोल्यूबल हो जाता है, तब आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं जिससे आप लापिस कहते हैं, ठीक है। चलिए रिजेस कह लीजिए, आप इसको लापिस कह लीजिए। अभी जो रिजेस या लापिस है ये क्यों बनती है, बिकॉज ऑफ डिफरेंशियल सोल्यूशन एक्टिविटी अलोंग पैरेलल या फिर आप कह लीजिए सब पैरेलल जॉइंट्स, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है यार यहाँ पे कि लैपिस कब बनती है, जब आपका इरोजनल एक्टिविटी होती है। कि क्या हुआ यार कि सिंपल सी बात है, जितना भी अपना लाइमस्टोन था, ठीक है, वो पूरा सॉल्युबल हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जब वो सॉल्युबल हो जाएगा तो आपको ना एक ऐसा इरेगुलर सा मेज जैसा, भूल भुलैया जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। तो इसे ही हम कहते हैं द लैपिस, राइट। अब लैपिस अगर आप देखोगे दोस्तों तो किस वजह से फॉर्म होती है, इसी पर्टिकुलर डिसोल्यूशन एक्टिविटी से, कि आपका एक तरफ से इरोड हुआ, कहीं और जाके सॉल्युबल हो गया, ठीक है, पानी के साथ सॉल्युबल हो गया, राइट। नाउ अब क्या होता है, लापिस अगर समवॉट और स्मूथ हो जाए, वो और इरोड हो जाए, तो आपके लाइमस्टोन पेवमेंट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो लापिस हमने देखा क्या है यार, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, ठीक है, बहुत ज्यादा इरेगुलर है, राइट। अब ये और सॉल्युबल हो गई लेट्स से, तो ये कन्वर्ट हो जाएंगी किसमें, लाइमस्टोन पेवमेंट्स के अंदर। तो दीज आर व्हाट आर कॉल्ड एज द लाइमस्टोन पेवमेंट्स, ठीक है। इन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, इन्हें हम कहते हैं द लाइमस्टोन पेवमेंट्स। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, लाइमस्टोन पेवमेंट्स कैसे हैं, ज्यादा थोड़े से प्लेन है, बीच बीच में आप देखोगे ब्लॉक्स हैं, यहाँ पे गैप्स हैं, बट अगेन मोर ओवर दे मोर लुक्स लाइक अ प्लेन, ठीक है। तो ये कहलाते हैं लाइमस्टोन पेवमेंट्स, ठीक है। अब देखो अब क्या होता है कि इन एरियाज जहां पे ऑल्टरनेटिव बेड ऑफ रॉक्स है, मान लीजिए ऑल्टरनेटिव, थोड़ा लाइमस्टोन का पत्थर है, थोड़ा डोलोमाइट का पत्थर है, या ऐसे एरियाज जहां पे मान लीजिए लाइमस्टोन ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है, ज्यादा बड़े आप कह सकते हैं शेप एंड साइज में अवेलेबल है, तो ऐसे इलाकों में केव्स बनना बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत आम बात है, राइट। अब क्या होता है, ये जो लाइमस्टोन्स के आपके पत्थर है ना, इनके बीच में आपने देखा होगा कई सारे जॉइंट्स हमें दिखाई दिए, कई सारे खाली गैप्स दिखाई दिए। तो पानी क्या होता है कि इन गैप्स के थ्रू ना धीरे धीरे नीचे ड्रिप करना स्टार्ट होता है, ठीक है। धीरे धीरे क्या होता है, नीचे ड्रिप करना स्टार्ट होता है। द वाटर परकोलेट्स डाउन थ्रू द मटेरियल्स या थ्रू क्रैक्स एंड जॉइंट्स, एंड फिर क्या होता है कि हॉरिजॉन्टली ऐसे जो है मूव करना स्टार्ट करता है। अब अगर आप देखोगे तो यही जो आपके बेडिंग प्लेन्स है, यही जो आपके पत्थर है ना, देखोगे जहां पे आपको लाइमस्टोन, अब यहां पे क्या होगा, जिसको बहुत ही आसान सा बड़ा प्यारा सा मैं आपको तरीका बताता हूं कि वाटर क्या हो रहा है कि ऊपर जो गैप्स है ना उनसे नीचे नीचे डाउन जाता जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, हमने देखा कि यार लाइमस्टोन जो है ना बहुत ज्यादा सॉल्युबल है वाटर में, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, बड़ी आसानी से वो सॉल्युबल है, पानी के साथ मिल जाता है, घुल जाता है। तो क्या होता है कि एक बड़ा इलाका जो है ना धीरे धीरे इरोड होना स्टार्ट होता है। तो आपको एक ऐसा बड़ा सा ओपनिंग दिख जाता है जिससे आप क्या कहते हैं, गुफा कहते हैं, केव कहते हैं। अब कई बार गुफाएं बहुत बड़ी भी हो सकती हैं, कई बार गुफाएं बहुत छोटी भी हो सकती हैं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज नारू टू वाइड गैप्स कॉल्ड एज केव्स। तो ऐसे केव्स आपको क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब इन केव्स के अंदर ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, मैं आपको बताता हूं क्या है, ठीक है। तो इन केव्स का एक बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है, और वो इंटरेस्टिंग फीचर कहलाता है स्टैलेसाइट्स और आपका स्टेलगामाइट्स। तो अभी तक तो हमने क्या देखा कि इरोजनल फीचर कौन कौन से, ठीक है। हमने क्या देखा कि जहां लाइमस्टोन या डोलोमाइट का पत्थर मिलता है, वहां पे वो पत्थर के साथ एक प्रॉब्लम है कि यार पानी के साथ बहुत आसानी से उसके मटेरियल घुल जाते हैं, बिकॉज कार्बोनेट रिच है तो आसानी से पानी के साथ सॉल्युबल है, और इस वजह से काफी ज्यादा इरोजनल लैंडफॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल काफी इलाका इरोड हो गया बड़ा सा, तो एक बड़ा सा सर्कुलर और फनल शेप्ड आपका होल बन गया जिसे आप सिंक होल कहते हैं। अब सिंक होल भी मान लीजिए टूट गया, कोलैप्स कर गया, तो वो आपका डोलाइन बन जाता है, ठीक है। जहां पे डोलाइन और सिंक होल आपके ज्वाइन हो रहे होते हैं, मिल रहे होते हैं, उसको हम उवाला कहते हैं, ठीक है। फिर आगे आप देखोगे कई बार क्या होता है, जो लाइमस्टोन पत्थर जब इरोड होने लगता है ऊपर से, है ना, हटने लगता है, उसका मटेरियल डिसॉल्व होकर के सोल्यूबल होकर के पानी में, तो काफी सारा इरेगुलर सा स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है, उसको हम लापीस कहते हैं। और ये लापीस जब और स्मूथ होने लगता है दोस्तों, तो लाइमस्टोन पेवमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर हमने देखा कि देखिए केव्स भी क्रिएट होती हैं, कैसे कि इन पत्थरों के या जॉइंट्स के जो क्रैक्स आपको दिख रहे हैं, पानी जो था ऊपर से इसमें अंदर घुसना स्टार्ट हुआ, इसने नीचे के मटेरियल को सॉल्युबल करना स्टार्ट किया, मिलाना स्टार्ट किया अपने से, तो ऑब्वियस सी बात है कोई चीज घुल मिल जाएगी तो वो तो खाली हो जाएगा ना स्पेस। तो ऐसे नैरो से वाइड गैप्स क्रिएट होते हैं जिसको आप कहते हैं द केव्स। अब अगर आप देखोगे तो केव्स के अंदर ना बड़े डिपोजिशनल स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट, ठीक है। तो कई सारे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बनते हैं विद इन द लाइमस्टोन केव्स। अब जो मेजर केमिकल है लाइमस्टोन के अंदर वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है, जो कि आसानी से कार्बोनेटेड पानी, जो कार्बन रिच वाटर है, उसमें बड़ी आसानी से आप देखोगे यहाँ पे
यहाँ पे घुल जाता है। बिकॉज जब बारिश होती है, मान लीजिए जब बारिश हुई, अब बारिश में ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है काफी हद तक, है ना, तो कार्बोनेटेड वाटर है। अब उस कार्बोनेटेड वाटर का जब रिएक्शन होगा लाइमस्टोन के कैल्शियम कार्बोनेट से, तो क्या कर जाएगा, उसमें घुल जाएगा। सिंपल एयर केमिकल रिएक्शन है यहाँ पे कि आसानी से जो कार्बोनेटेड पानी वो क्या कर पा रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व कर पा रहा है। अब जब ये डिसॉल्व होगा ना मेरे भाई, तो क्या होगा कि केव्स के अंदर से धीरे धीरे पानी ऐसे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरना स्टार्ट होगा। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी है, धीरे धीरे इसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट भी है, ये ऐसे जमना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट है डिपॉजिट होने लगती है जब जो वाटर उसको कैरी कर रहा है, ड्रिप डाउन कर रहा है, वो इवापोरेट करता है या फिर अपना CO2 यहाँ पे लूज कर देता है। तो जैसे अगर आप देखोगे केव्स के अंदर पानी ड्रिप कर रहा होगा धीरे धीरे करके, तो क्या करेगा, कई बार देखिए इवापोरेशन पॉसिबल है, कई बार जो है अपना CO2 जब वो लूज करेगा, तो ये जो भी मटेरियल्स हमने लाइमस्टोन से निकाले थे, इस पानी ने सोल्यूबल किए थे अपने साथ, वो सब यहाँ जमने शुरू हो जाएंगे। और आपको ऐसे लगेगा कि ऊपर या केव के मतलब केव के टॉप से ना ऐसा नीडल टाइप का कुछ यहाँ पे चिपका हुआ है। ठीक है, और इसी को हम कहते हैं स्टेलासाइट्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्टेलासाइट्स। ठीक है, चलिए, तो तीन तरीके के स्ट्रक्चर बन सकते हैं लाइमस्टोन केव के अंदर, स्टेलासाइट्स, स्टेलगामाइट्स और आपका पिलर। ठीक है, तो स्टेलासाइट्स कैसे होते हैं, ऊपर से लटकते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे ये लटके हुए पॉइंटेड पॉइंटेड आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अलग अलग डायमीटर के। जनरली अगर आप देखोगे तो ये क्या होते हैं, काफी ब्रॉड होते हैं अपने बेस पे, अपने ऊपर वाले बेस पे काफी ब्रॉड होते हैं, और जैसे नीचे जाते हैं काफी पतले सकरे से होते जाते हैं। ठीक है, तो ऊपर से ना लटक रहे होते हैं, झूल रहे होते हैं। अब स्टेलगामाइट्स थोड़े अलग हैं। स्टेलगामाइट्स क्या करते हैं दोस्तों, ये नीचे से ग्रो करते हैं, केव के ना बेस से ग्रो करना स्टार्ट करेंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। इसको हम कहते हैं दोस्तों स्टेलगामाइट्स। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो स्टेलगामाइट्स का क्यों फॉर्म होते हैं, ड्यू टू ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम द सरफेस। ठीक है, तो बहुत ही क्लियर इन कट। स्टेलासाइट्स अगर आप देखोगे तो ऊपर से हैंग करेगा। ठीक है, और स्टेलगामाइट्स क्या होगा, बेस ऑफ द केव से ऊपर की तरफ जाएगा। अब कई बार क्या होता है दोस्तों कि जब ये दोनों ज्वाइन होते हैं जिस जगह पे जाकर के, लेट्स से, ठीक है, स्टेलगामाइट्स और स्टेलासाइट्स, वहां पे आपके पिलर का ये लोग शेप ले लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि जहां पे ये स्टेलगामाइट्स और स्टेलासाइट्स आपके ज्वाइन हो जाते हैं, मिल से जाते हैं, जैसे ये देख पा रहे हो आप यहां पे, इसको हम कहते हैं द पिलर्स। राइट, तो उल्टे इंडिविजुअल अगर होंगे, ऊपर से हैंग करेंगे तो स्टेलासाइट्स है, बेस से ऊपर की तरफ गौर करेगा तो स्टेलगामाइट है, और जहां पे दोनों ज्वाइन होते हुए आपको दिख रहे होंगे दोस्तों, वहां पे आपके पिलर्स यहां पे क्रिएट हो जाते हैं। तो दिस इज द साइंस बिहाइंड द क्या कहते हैं, स्टेलगामाइट्स और स्टेलासाइट्स। डिफरेंस की बात करें, स्टेलगामाइट्स ग्रो फ्रॉम द फ्लोर, ब्रॉड बेस होता है, इवापोरेशन ऑफ वाटर की वजह से फॉर्म होते हैं, काफी चौड़ा एज होता है इनका, और थोड़े से पिलर शेप के होते हैं। स्टेलासाइट्स रूफ से, छत से ग्रो करते हैं नीचे की तरफ, नैरो बेस के साथ ग्रो करते हैं, कंडेंसेशन की वजह से मैंने आपको बताया जब जनती जाती हैं चीजें तब फॉर्म होता है, शार्प एजेस होते हैं, कोन शेप्स होते हैं। तो अगर आपको डिफरेंस लिखना हो तो आप इसको लिख सकते हैं स्टेलगामाइट्स और स्टेलासाइट्स का। ठीक है, अब नाउ लेट्स कम टू द ग्लेशियर्स। यार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और काफी डिस्टर्बिंग टॉपिक भी है, बिकॉज बच्चों को काफी हद तक है ना काफी परेशान करता है दोस्तों। ठीक है, चल तो लेट्स टॉक अबाउट द ग्लेशियर्स। तो दोस्तों ग्लेशियर्स क्या कहते हैं, देखो नंबर 1, ग्लेशियर्स क्या होते हैं बेटा, ये बर्फ का ना एक, आप ऐसा ले लीजिए कि मान लें आपने बर्फ का एक सिल्ली खरीदा, बर्फ का बड़ा सा ब्लॉक खरीदा। ठीक है, उसको आप ऐसा 2 पार्ट में तोड़ लीजिए, एक हिस्सा ऐसे ले लो और एक बड़ा सा मिट्टी से भरा हुआ टब ले लो। अब मिट्टी से मान लो बहुत सारी मिट्टी भरा हुआ एक नॉर्मल आपने एक टब ले लिया, प्लेट ले लिया, और बर्फ का इतना बड़ा टुकड़ा आपने तोड़ लिया। अब उसको ऐसा छोड़ दो, तो ये क्या होगा, अगर आप ढलान क्षेत्र, अगर जैसे आप ढलान पे रखोगे, लेट्स से आपने ऐसा तो ढलान पे रख दिया प्लेट को, पूरा मिट्टी भरा हुआ है, और यहाँ पे आपने आइस का टुकड़ा रख दिया, तो आइस क्या करेगा पता क्या होगा, धीरे धीरे मूव करना स्टार्ट होगा। तो यही मूवमेंट अगर आप नेचर में देखोगे तो कहलाती है ग्लेशियर्स। तो ग्लेशियर्स क्या है, मास ऑफ आइस मूविंग एज शीट्स ओवर द लैंड। ठीक है, कॉन्टिनेंटल ग्लेशियर हो सकते हैं, पियर्डमॉन्ट ग्लेशियर, पियर्डमॉन्ट मतलब जहां पहाड़ खत्म हो रहा है उसके बाद का इलाका। ठीक है, चलिए, तो अगर आप देखोगे तो इफ अ वास्ट शीट, ओके, सो कई बार अगर आप देखेंगे तो जो माउंटेन्स होते हैं ना, वैलीज जहां पे फॉर्म करते हैं, वहां पे भी आपको ऐसे ग्लेशियर्स बहते हुए इसके बीच से दिख जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम वैली ग्लेशियर्स कहते हैं। तो दे आर नथिंग बट शीट्स ऑफ आइस जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में नीचे की तरफ फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, अब जो सबसे कॉमन लैंडफॉर्म जो ग्लेशियर्स के अंदर बनता है उसको हम कहते हैं सर्क। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सर्क। ठीक है, अब देखिए सर्क क्या होता है ना, सर्क एक कप शेप का, कप देखा है, कप कप कैसा होता है, ऐसा होता है, राइट। तो एक ऐसे कप शेप का अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर है, दैट इज क्रिएटेड बाय द, अगर आप देखेंगे हमारा ग्लेशियर। तो सर्क क्या है, सबसे कॉमन मतलब लैंडफॉर्म्स है ग्लेशियल माउंटेन्स के अंदर। सर्क्स क्या होते हैं, काफी ऑफन अगर आप देखोगे दे आर फाउंड एट द हेड ऑफ द ग्लेशियल वैलीज। तो जहां पे ग्लेशियर के वैलीज क्रिएट हो रहे हैं, बिल्कुल उसके हेड पे, उसके टॉप पे आपको ऐसे सर्क दिखाई देंगे। अब क्या होता है दोस्तों, जो आपका बर्फ इकट्ठा हो गया वो क्या करता है, इन सर्क्स को ना काटता चलता है, जैसे वो नीचे आएगा, जो पहाड़ से नीचे आ रहा है आपका ग्लेशियर, तो ये क्या करेगा, इसको काटता चलेगा ना। तो अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वाटर सर्क्स माय डियर कि ये डीप होते हैं, काफी गहरे, काफी लंबे, काफी चौड़े होते हैं। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल।
एंड विद वेरी स्टीप कॉनकेव टू वर्टिकली ड्रॉपिंग हाई वॉल्स। तो इनके अगर आप वॉल्स देखें, मैंने कहा ना कप शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, कप का अगर स्ट्रक्चर देखोगे नीचे से तो कॉनकेव जैसा दिखाई देगा, है ना। तो ये सर्क जो होते हैं आपके, जो ग्लेशियर जहां पे जिन वैलीज में, जिन घाटियों में ग्लेशियर्स हैं, उनके टॉप मोमेंट पे आपको दिखाई देंगे। जब ग्लेशियर्स मूव करेगा तो ऑब्वियस सी बात है इसको काटता हुआ चलेगा। और आप देखोगे कि यहां पे क्या हो रहा है कि काफी गहरे भी हो सकते हैं, काफी लंबे हो सकते हैं। और इनके साइड्स की बात करें, हम किनारों की बात करें, तो हो सकता है वर्टिकली काफी ऊंचे किनारे हो या ऐसे थोड़े से कप शेप के, ऐसे घूमे हुए इस टाइप के किनारे हो, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो खासकर जो वैली होती है ना, ऐसे जो अपना वैली है मान लीजिए, और यहाँ पे ग्लेशियर, तो यहाँ पे सर्क था मान लो, तो कई बार क्या होता है ना, सर्क का एक ऐसा जब डिप्रेशन सा क्रिएट हो जाता है, बड़ा सा गड्ढा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब ग्लेशियर डिसअपियर हो जाएगा, मान लीजिए आपका ग्लेशियर मेल्ट हो गया, आपका पूरा पूरा पानी मेल्ट हो गया, ठीक है, जो आपका बर्फ था मेल्ट हो गया, तो बर्फ मेल्ट होने के बाद क्या हो जाएगा, पूरा खाली स्पेस क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल बारिश वारिश हुई तो पूरा स्पेस क्या हो जाएगा, भर जाएगा, और अब आप देखोगे तो कन्वर्ट हो जाएगा एक लेक में। तो ऐसे लेक को हम कहते हैं यहाँ पे टार्न। क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग उसको कहते हैं टार्न लेक, सर्क लेक या टार्न लेक, ठीक है। चले, तो दो से ज्यादा भी सर्क हो सकते हैं, नो डाउट, है ना। अच्छा, अब क्या होता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि जहां पे दो से ज्यादा सर्क, है ना, लेट्स से कि दो से ज्यादा सर्क जहां पे इकट्ठा हो जाते हैं, दो तीन सर्क, तो उसमें से क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, कुछ कुछ इरोजन स्टार्ट होता है, राइट बच्चों। तो ग्लेशियर्स के मूवमेंट से क्या होगा कि लगातार जब ग्लेशियर्स मेल्ट करते जाएंगे, एरिया खाली होता जाएगा, तो एक कोई ऐसा पोर्शन होगा ना जो एकदम माउंटेन पीक, ऐसा माउंटेन की चोटी जैसा दिखाई देने लगेगा आपको, और वो कहलाता है आपका हॉर्न। क्या कहलाता है दोस्तों आपका, तो हॉर्न वाला एरिया, ठीक है। चलिए, तो आप देखेंगे वेरी वेरी सिंपल कि दो या दो से ज्यादा सर्क जो है वो आगे चल के आपके और मल्टीपल टाइप के स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, ठीक है। सो लेट्स लर्न अबाउट, ठीक है, लेट्स लर्न अबाउट, ठीक है। चलो फटाफट से बात करेंगे जल्दी यहां पे। तो बच्चों लेट्स लर्न अबाउट हॉर्न एंड हमारे सेरेटेड रिजेस, ठीक है। तो रिज का मतलब समझिएगा, रिज का मतलब होता है एक लॉन्ग नैरो, लंबा सा बाउंड्री जैसा कुछ, ठीक है, जो दो पार्ट को सेपरेट कर रहा होता है, राइट। तो रिज का मतलब समझिएगा, रिज का मतलब होता है लॉन्ग लंबा नैरो बाउंड्री जैसा समथिंग, ठीक है। चले, नाउ जो हॉर्न्स होते हैं ना आपके, फ्रॉम थ्रू हेडवर्ड फ्रॉम हेडवर्ड इरोजन द सर्क वॉल्स, ठीक है। तो हॉर्न्स मैंने आपको बताया कैसे बनते हैं, जब दो या तीन सर्क आपको एक जगह दिखाई देते हैं दोस्तों, धीरे धीरे ग्लेशियर मेल्ट आउट होना स्टार्ट होगा, इरोड होना स्टार्ट होगा यहाँ पे, तो एक लंबा सा चोटी ऐसा नुकीला सा आपको दिखाई देगा पहाड़ का, दैट इज कॉल्ड एज अ हॉर्न, ठीक है। चलिए, अब अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे, तो जो डिवाइड्स होते हैं ना दो सर्क वॉल्स के बीच में, है ना, वेरी वेरी सिंपल दोस्तों, उन्हें हम कहते हैं द सेरेटेड रिजेस। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने एक तो हमने देखा कि यार यहाँ पे हॉर्न बन गया, अब दो सर्क की वॉल्स होंगी, दो सर्क हैं, एक इधर है एक इधर है, इनके बीच का जो लॉन्ग नैरो डिवाइड होता है ना बेटा, ये कहलाता है आपका सेरेटेड रिजेस। क्या कहलाते हैं दोस्तों आपके, सेरेटेड रिजेस। तो हमने क्या देखा, नंबर वन, सर्क क्या है, दे आर लाइक कप शेप डिप्रेशंस, कप के शेप के, कॉनकेव साइड के ऐसे बड़े बड़े डिप्रेशन है जो आपको ग्लेशियर वाली वैलीज में एट द टॉप आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब ग्लेशियर मूव करेगा तो उनको काटता हुआ चलेगा, तो एज अ रिजल्ट बड़े बड़े डिप्रेशन है गड्ढे से बन जाते हैं। जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाएगा तो उसमें पानी भर जाता है कई बार बारिश की वजह से, तो उसको हम क्या कहते हैं, टान लेक या सर्क लेक कहते हैं। अब कई बार दो तीन सर्क एक साथ हो सकते हैं, तो जब धीरे धीरे मेल्टिंग स्टार्ट होगा तो आप देखोगे एक छोटा सा, मतलब बड़ा सा जो है ना चोटी जैसा पहाड़ का क्रिएट होता हुआ दिखेगा आपको, एंड दैट इज अ हॉर्न, राइट। अब हो सकता है कि जो जहां पे जो दो तीन सर्क बने हुए हैं उनको जो डिवाइड करता हुआ सेंटर लॉन्ग नैरो सा आपको बाउंड्री दिखाई देगा बेटा, वो कहलाता है आपका सेरेटेड रिज, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, राइट। चलो अब आगे बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट ग्लेशियल वैलीज और ट्रो। अब ग्लेशियल वैलीज और ट्रो अगर आप देखेंगे, ये थोड़े से ना ब्रॉड वैलीज होते हैं, इनका फ्लोर थोड़ा सा चौड़ा है, ठीक है। तो दे आर ट्रो लाइक एंड यू शेप्ड, ब्रॉड फ्लोर्स होते हैं, ठीक है, कंपैरेटिवली स्मूथ होते हैं, इनके साइड्स हो सकते हैं काफी स्टीप हो, काफी सकरे हो, है ना। अब इसमें क्या होता है, ज्यादातर आप देखोगे ना तो बहुत सारा डेबरी, डेबरी मतलब जो पत्थर है, जो सॉइल है, ये सब इनके अंदर इकट्ठा होता है, जिसे आप कई बार देखोगे कि मोरेन्स यहां पे बनते हैं। अब कैसे बनेंगे मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। कई बार आप देखोगे यहाँ पे लेक्स क्रिएट होते हुए आपको दिख जाएंगे, है ना, जो कि अगेन किससे बना है, जो लाइक हमारे जो कहते हैं ना, जो डेबरी है, जो ऊपर से ग्लेशियर पुश पुश करके नीचे लेकर क्या है पूरा, को डेबरी का मतलब क्लियर है यार, जो मिट्टी का पार्टिकल है, रॉक पार्टिकल है, वो सारा कुछ मिला के अपन उसको डेबरी कहते हैं, ठीक है। तो ग्लेशियल वैलीज क्या होती है, ग्लेशियल वैलीज अगर आप देखोगे थोड़ा नीचे साइड पे है, एक बड़ा सा ब्रॉड शेप्ड वैली है, थोड़ा यू शेप्ड वैली है बच्चों यहाँ पे, और सारा ऊपर से जो आने वाला डेबरी वगैरह है आप देखोगे यहाँ पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो दीज आर कॉल्ड एज द ग्लेशियल वैलीज, या फिर आप कह सकते हैं ट्रॉस। अब लेट्स टॉक अबाउट द फेस ऑफ द डिवाइड्स या स्पर्स ऑफ सच हैंगिंग वैलीज ओपन इनटू मेन ग्लेशियल वैलीज, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो इसमें एक और बात है, मैं आपको समझा देता हूं यहाँ पे। तो मैंने आपको क्या बताया कि ये जो आपके ग्लेशियल वैलीज है, इसमें कई बार मोरेन वाले स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। मोरेन क्या होते हैं अभी हम आगे समझेंगे, ठीक है, विद स्वाम्पी अपीयरेंस। फिर देयर में बी लेक्स दैट हैव कम आउट ऑफ रॉकी फ्लोर या फिर फॉर्म्ड बाय द डेब्री विद इन द वैलीज,
ओके तो यहाँ पे हमने क्या बताया कि लेक्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो पिक्चर में। फिर यहाँ पे हैंगिंग वैलीज भी होते हैं। हैंगिंग वैलीज क्या होती हैं दोस्तों? ये एक आप मान लीजिए एक सर्टेन एलिवेशन, सर्टेन हाइट पे आपको दिखाई देती हैं, ठीक है। हो सकता है जो ग्लेशियर वैली, जहां पे ग्लेशियर आपका मतलब एक वैली क्रिएट कर रहा है, उसके एक साइड पे बनी हो या फिर हो सकता है उसके दोनों साइड्स पे बनी हो, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देखोगे तो हैंगिंग वैलीज से फिर आप जब नीचे उतरोगे तो आपको ग्लेशियल वैलीज का पूरा यहाँ पे इंट्रो मिलता है, मतलब आप कह सकते हैं पूरा रास्ता मिलता है, ठीक है। सो जो फेस है आपका डिवाइड्स है, फेस ऑफ द डिवाइड्स है, जो ऐसे हैंगिंग वैलीज के फेसेस है, ये फाइनली ओपन इनटू होते हैं इनटू द मेन ग्लेशियल वैलीज, ठीक है। चलिए, और आप देखोगे ऐसा ट्राइंगल जैसा ना एक तरीके का शेप यहाँ पे क्रिएट ये कर देते हैं। कई सारे जो बहुत गहरे ग्लेशियल ट्रॉज होते हैं ना, देर समटाइम्स फिल्ड विद सी वाटर। जैसे आप कभी यहाँ जाइए, नॉर्वे जाइए, तो नॉर्वे में अगर आप जाओगे, देखो ऐसे फियोर्ड्स क्रिएट हो जाते हैं। तो कई बार आपने क्या देखा है, देखिए वैली बन रही है, घाटी बन रही है यहाँ पे, तो कई बार ये ग्लेशियल वैलीज अगर नियर बाय द सी होगा, समुद्र के आसपास होगा, तो इसमें ना सी वाटर फिलअप हो जाता है पूरा। अब देखो ऐसे ट्राइंगल सा शेप क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, है ना। तो हैंगिंग वैलीज क्या कर रही है, ऐसे एक बड़ा सा ग्लेशियल वैली ओपन कर रही है, देन एक ट्रायंगुलर सा शेप यहाँ क्रिएट हो रहा है। तो कई बार क्या होता है, अगर समुद्र के आसपास का इलाका है तो यहाँ पे क्या होगा, समुद्र का पानी भर जाएगा पूरे इस डिप्रेशन में, और इसको हम कहते हैं फियोर्ड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फियोर्ड। तो फियोर्ड आप देख सकते हो, बड़ा अच्छा मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो फियोर्ड देखना है तो आप जा सकते हैं दोस्तों, अगेन नॉर्वे वाले साइड पे। इंडिया में फियोर्ड्स आपको देखने को फिलहाल नहीं मिलते हैं, ठीक है। चल डन। तो यहां तक तो हमने बात कर लिया फियोर्ड्स की। तो इसको एक छोटा सा डायग्राम्स में आपको दिखा देता हूं। देखिए सर्क यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, ये देखिए सर्क से ही क्या हो गया यहाँ पे, जब पूरा ग्लेशियर आपका मेल्ट हो गया तो जो खाली डिप्रेशन था इसमें पानी वानी बरसा, काफी सारा पानी वानी भरा, जो मेल्टेड ग्लेशियर उसका पानी भर गया, एंड उसके बाद आप देखोगे इसको हम कहते हैं टान लेक, ठीक है। चलिए, ये आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे 2-3 सर्क मिलकर के जब आपके यहाँ पे कंबाइन कर आउट करते हैं तो ऐसा बड़ा सा छोटी ग्रेड हो जाता है, इसको अपन कहते हैं हॉर्न, ठीक है। ये देखो यू शेप्ड वैली बन रहा है अपना, ट्रंक वैली, ग्लेशियल वैली बन रहा है ब्रॉड फेस वाला, और ये देखिए ऊपर से ऐसा हाई एलिवेशन पे आपका एक हैंगिंग वैली क्रिएट हो रहा है, राइट। चलिए, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि हैंगिंग वैलीज यार दोनों तरफ हो सकते हैं या फिर आपका एक तरफ हो सकते हैं। तो ये मल्टीपल फॉर्म्स है जो आपको देखने को मिलते हैं इन द ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों इसी के साथ। नाउ लेट्स कम टू वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज, अब आगे बात करेंगे थोड़ा सा इसमें, ठीक है। अब क्या होता है जो अनअजॉर्टेड, अनअजॉर्टेड मतलब नॉट सिलेक्टेड, जो कोर्स, मोटा और फाइन डेब्रिस है, जिसको मेल्टिंग ग्लेशियर्स ने ड्रॉप किया नीचे जाकर के ना, इसको हम कहते हैं ग्लेशियल टेल। तो डेब्री का मतलब समझ जाइए आसान भाषा में कूड़ा, है ना। और ऊपर की तरफ कूड़ा क्या होता है, ऊपर की तरफ कूड़ा होता है मिट्टी पत्थर, है ना, जितना भी सैंड वैंड है। तो क्या होता है, दो तरीके का हो सकता है, तो फाइन हो सकता है तो बहुत मोटा हो सकता है। तो जो भी आपका फाइन मोटा सा मिक्स डेब्री, जो ग्लेशियर्स मेल्टिंग होते हैं, पिघलते हुए ग्लेशियर्स जो हैं आपके पीछे छोड़े जाते हैं दोस्तों, ये कहलाता है ग्लेशियर टेल। तो मोस्ट ऑफ द जो रॉक फ्रैगमेंट्स है, पत्थर के टूटे हुए टुकड़े हैं इस ग्लेशियल फिल में, टेल आप कह सकते हो उसके अंदर, वो क्या होते हैं, या तो एंगुलर होते हैं थोड़े से, थोड़े सब एंगुलर होते हैं, ठीक है। अब स्ट्रीम्स अगर आप देखेंगे, कई बार जो स्ट्रीम्स होती हैं अपना, नदियां वगैरह होती हैं, वो फॉर्म हो जाती हैं बाय द मेल्टिंग ऑफ द आइज एट द बॉटम। तो देखिए कई बार क्या होता है कि ऐसे ना, जैसे ऊपर आइज है पूरा, है ना, ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है, और नीचे से आप देखोगे पानी बहता हुआ आपको कई बार दिखाई देगा, ठीक है। या तो अंडर द बॉटम से निकलता है पानी, या कई बार साइड से निकलता है, कई बार ग्लेशियर्स के लोअर एंड से, ठीक है। चलिए नाउ कभी कभी क्या होता है, कुछ रॉक डेब्री, जो रॉक के टूटे पार्टिकल्स हैं आपके, वो इतने छोटे होते हैं कि ऐसी स्ट्रीम्स इनको बहा के अपने साथ बाहर ले जाती हैं, ठीक है, और कहीं जाके डिपॉजिट कर देती हैं। तो ये जो ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट है, ग्लेशियो फ्लूवियल का मतलब होता है जो ग्लेशियर से निकला हुआ आपका जो डेब्री है ना, इसको हम कहते हैं ग्लेशियो फ्लूवियल। तो ये जो डिपॉजिट होते हैं इनको कई बार आप आउट वॉश डिपॉजिट्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम कई बार? आउट वॉश डिपॉजिट। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों कि जब ग्लेशियर आपका मेल्ट होगा तो पीछे काफी सारा डेब्री छोड़ जाएगा, मिट्टी छोड़ जाएगा ना, पत्थर छोड़ जाएगा, तो उसको हम कहते हैं अपना ग्लेशियल टेल। जितना भी डेब्री अपना डिपॉजिट हो रहा है, जो ग्लेशियर मेल्टिंग के बाद डिपॉजिट कर रहा है। अब कई बार क्या होता है कि ग्लेशियर्स के ना नीचे से, बॉटम से, ऊपर तो बर्फ है और नीचे से मेल्ट होकर ना मेल्टिंग की वजह से पानी बहना स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो ये ऊपर नीचे से हो सकता है, साइड से हो सकता है, एक एंड से हो सकता है, ठीक है। अब कभी कभार क्या होता है, जो टूटे हुए रॉक के पत्थर होते हैं उतने पतले, उतने छोटे होते हैं कि पानी उनको आसानी से बहा के अपने साथ ले जाता है, और इसे कहा जाता है द आउट वॉश डिपॉजिट्स, ठीक है। चलिए नाउ जैसे हमारे ग्लेशियर टेल होता है ना, वैसे हमारे आउटवॉश डिपॉजिट्स भी काफी रफ लेयर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप देखोगे जो रॉक फ्रेगमेंट्स है हमारे आउटवॉश डिपॉजिट्स के अंदर, वो थोड़े तो राउंड होते हैं, थोड़े ऐसे होते हैं, ठीक है। चलिए जैसे आप देख पाओगे कुछ ग्लेशियर फॉर्म्स को हमने यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो दीज आर कॉल्ड एज द आउटवॉश डिपॉजिट्स, राइट। अब आ जाते हैं दोस्तों मोरेन्स के अंदर। तो मोरेन्स अगर आप देखोगे तो मोरेन्स क्या है, लॉन्ग रेंजेस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर टेल्स। अब मोरेन को मैं ना बहुत आसान भाषा में समझाता हूं आपको दोस्तों। देखिए मोरेन का मतलब क्या होता है, तीन तरीके के मोरेन बनेंगे, एक आपका लेटरल मोरेन बनेगा, एक आपका टर्मिनल बनेगा, ठीक है, एक आपका बनेगा मीडियल मोरेन। तो लेटर, टर्मिनल और मीडियल मोरेन। अब इसको समझना ना बहुत आसान है, मैं आपको समझाता हूं। नो डाउट ये बहुत टिपिकल टॉपिक है, लेकिन बहुत आसानी से आप समझ सकते हो। लेटरल, टर्मिनल और मीडियल मोरेन।
अब इसको मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल ऐसे, देखो ध्यान से देखना, मान लेते हैं दोस्त कि जो मेरा चश्मा है, ठीक है, ये मेरा ग्लेशियर है, ठीक है मालिक, तो ये मेरा चश्मा का ही ये हमारा ग्लेशियर रहा, ठीक है, देख पा रहे हो, हाथ देख पा रहे हो तुम, हाथ में मेरे क्या रखा है, पेन रखा है, ये हमारा चश्मा क्या है, ये मान लीजिए ग्लेशियर है, ठीक है, बड़ा शीट वाइज है। अब ये मालिक जब मूव करेगा, तो मैंने आपको पता है ना, बहुत सारा रॉक पार्टिकल है, बहुत सारा सैंड पार्टिकल है ना, तो मालिक जब ये मूव करेगा तो ये क्या करेगा, इस पे धक्का मारेगा, मार रहा है कि नहीं मार रहा है, ये क्या करेगा, अपना धक्का ऐसा मारना शुरू करेगा। तो ये जितना भी डेब्री है मेरा, जितना भी कूड़ा करकट है, ये क्या करेगा, ये ऐसे आगे की तरफ शिफ्ट होता चला जाएगा और फाइनली एक एंड पे आ जाएगा। तो ये जो बन रहा है यहां पे, ये कहलाता है मेरा टर्मिनल मोरेन। क्या कहलाता है ये, टर्मिनल मोरेन। अब मान लो कि फॉर एग्जांपल ये साइड में कूड़ा कचरा रखा हुआ है ऐसे, ठीक है, साइड में कूड़ा कचरा रखा हुआ है, और हमारा ये जो ग्लेशियर है भैया, ये ऐसा घुसा ऐसा घुसा ऐसा घुसा और साइड से मिट्टी वगैरह को उठाता जा रहा है, तो ये बन गया आपका लेटरल मोरेन, ठीक है। अब मीडियल का काम करने के लिए अपने को चाहिए दो ग्लेशियर। मीडियल क्या करेगा कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये हमारा डेबरी रखा हुआ है, सब कूड़ा कचरा रखा हुआ है, ठीक है, तो अब मीडियल में क्या होगा कि एक ग्लेशियर यहां से आएगा और एक ग्लेशियर अपना यहां से आएगा, तो आप देखोगे ना कि ऐसे इसके बीच में सारा कूड़ा कचरा ऐसा इकट्ठा होता जाएगा। एक ग्लेशियर इधर से मूव कर रहा है, एक ग्लेशियर इधर से मूव कर रहा है और बीच में सारा डेबरी कलेक्ट हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मीडियल मोरेन। क्या बोलाएगा ये, मीडियल मोरेन। क्या समझे, तीन तरीके, मीडियल, दो ग्लेशियर आ रहा है, मान लो दो तीन ग्लेशियर आ रहा है, इधर से एक, इधर से एक, इधर से, बीच का एकदम पोर्शन इसने ऐसे जमा कर दिया मिट्टी विट्टी का, तो ये बन गया मीडियल। टर्मिनल में क्या हुआ कि ग्लेशियर ऐसा सीधा आ रहा था और ये अपने साथ ऐसा जेसीबी धक्का देता ना, बिल्कुल ऐसे जेसीबी की तरह मिट्टी विट्टी को धक्का देते हो आगे चला गया, तो दिस बिकम्स टर्मिनल। और यही अगर साइड से करेगा दोस्तों तो ये कहलाएगा आपका लेटरल। तो ये डिफरेंस है लेटरल का, मीडियल का और आपके दिस थिंग टर्मिनल का, ठीक है। सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर माय डियर, डन। सो लेटरल मोरेन्स फ्रॉम अलोंग साइड्स पैरेलल टू द ग्लेशियल वैलीज, मैंने आपको आसान भाषा में समझा दिया, ठीक है। तो ये हो सकता है कि किसी टर्मिनल मोरेन को ज्वाइन कर लें बिफोर फॉर्मिंग अ हॉर्सशू शेप का रिज या फिर बाउंड्री, ठीक है। सो देयर कैन बी मेनी लेटरल मोरेन्स, ग्लेशियल वैली के अगल बगल कई सारे मोरेन्स हो सकते हैं। ये मोरेन्स कई बार आप देखोगे पार्शली या फुली जो है, मतलब अपना ओरिजिन इन्हीं डिपॉजिट से निकालते हैं ना, कि डिपॉजिट्स होते हैं, राइट। चलिए, कई सारे वैली ग्लेशियर्स अगर आप देखोगे तो रेगुलरली अगर आप देखेंगे दोस्तों, जब रिट्रीट करते हैं, जब ऐसे जा रहे होते हैं ना, दे लीव इरेगुलर शीट ऑफ आइस, पूरा वैली पे बिखरा देते हैं। और ऐसे हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट्स को, जिनका थिकनेस बहुत अलग अलग सा है ना, जिनका अलग अलग से टोपोग्राफी, कई बार इसको ग्राउंड मोरेन्स भी बोलते हैं, और जो मोरेन आपका सेंटर ऑफ द ग्लेशियल वैली, मैंने आपको अभी समझाया उसको, उसे हम कहते हैं द मीडियल मोरेन, ठीक है। तो मोरेन समझने का ना सबसे आसान तरीका यही है कि जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज हाउ रियलिटी में इट हैपेंस, ठीक है। रियलिटी में दिखाऊं तो यार कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ये क्रिएट करता जाएगा आपका, ठीक है। दिस इज हाउ द मोरेन लुक्स, ठीक। चलिए अब क्विकली बात कर लेते हैं, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट एस्कर्स। देखिए एस्कर क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस, ठीक है। व्हाट इज एन एस्कर गाइस, ठीक है। चलिए, तो एस्कर क्या होता है मेरे बच्चों, एस्कर अगर हम बात करें यहाँ पे नंबर 1 कि जब ग्लेशियर्स आपके समर में मेल्ट कर जाते हैं, ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, आपका फ्लो करना स्टार्ट करेगा, पानी बहेगा है ना ऑन द सरफेस ऑफ द आइस, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे जो है ना ये मूव करना स्टार्ट करेगा थ्रू द होल्स इन द आइस। अब क्या होगा, जो वाटर है ना वो क्या करता है, ग्लेशियर के नीचे इकट्ठा हो जाता है कई बार, और मैं बताया ना ऐसे स्ट्रीम्स की तरह बहना स्टार्ट करता है। तो ऐसी स्ट्रीम्स जो होती है ना बेटा, ये ग्राउंड के ऊपर फ्लो करती हैं, ठीक है। वो अगर आप देखोगे तो जो आइज होता है, वो आइज इसका किनारा फॉर्म करेगा। देखो बहुत सिंपल है, आपने कभी आपको इंस्टाग्राम वीडियो पे देखा होगा कि जब समर्स में ग्लेशियर्स मेल्ट होने स्टार्ट होते हैं, पानी कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है, बर्फ जो है पिघलने लगती है, तो कई बार ग्लेशियर के नीचे से ना नदी जैसा बहने लगता है। अब होता क्या है कि जो ग्लेशियर का बर्फ है वो इसके साइड बना देता है, इस नदी के स्ट्रीम के साइड्स बना देता है, बैंक बना देता है, और पानी अगर आप देखेंगे यहां से फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो बहुत सारा कोर्स मटेरियल, बड़ा बड़ा पत्थर वगैरह हो गया, ब्लॉक्स वगैरह हो गया, है ना, कुछ छोटा सा रॉक का कूड़ा कचरा हो गया, वो क्या करते हैं बेटा, वो कैरी अवे हो जाते हैं इस स्ट्रीम के साथ। एंड जो वैली होता है ना, जो नीचे होता है ग्लेशियर, ग्लेशियर के नीचे वैली होता है बेटा, वहां पे जाके इसको डिपॉजिट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं द एस्कर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पे, एस्कर। कि क्या हुआ कि भाई समर्स के अंदर ग्लेशियर्स आपके मेल्ट हुए, अब मेल्ट होने के बाद मालिक क्या हुआ कि नीचे से पानी अपना बहना स्टार्ट हो गया, बट ग्लेशियर पूरी तरह तो मेल्ट नहीं हुआ है, तो पानी की एक स्ट्रीम बह रहा है, एक धारा सा बह रही है, राइट। और इधर इधर आप देखोगे साइड में ऐसी वॉल्स बन गई पत्थर की, मतलब पत्थर नहीं आपके बर्फ की। तो ये क्या करेगा कि इसका अपने साथ जो पानी है ना, फोर्स के साथ काफी ज्यादा मटेरियल लेके बहता चला जाएगा, और जो नीचे की तरफ जाएगा जब ये, तो उसको डिपोजिशन करना स्टार्ट करेगा। इसको हम कहते हैं एस्कर। आउटवर्ड प्लेन्स अगर आप देखते हो, जो जितने भी ग्लेशियल माउंटेन्स होते हैं दोस्तों, ठीक है, या फिर जो आपके कॉन्टिनेंटल लेवल पे जो आइस शीट्स होती हैं,
ठीक है, उसमें अगर आप देखोगे जो प्लेन्स का जो फुट, जो ग्लेशियल माउंटेन्स का एकदम अंत हो रहा होता है, लास्ट पॉइंट होता है, फुट होता है दोस्तों, वहां पे ऐसे प्लेन एरियाज बनते हुए दिखाई देते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि ऊपर से डेब्री बहता हुआ आ रहा है और नीचे आके पूरा डिपॉजिट होता जा रहा है, राइट। तो ये जो आपके डिपॉजिट्स हैं ग्लेशियो फ्लूवियल, मतलब जो आपके सेडिमेंट्स वगैरह हैं, जब डिपॉजिट हो जाते हैं ऐसे बड़े से अलुवियल फैन के शेप में, बड़े से इलाके में, ठीक है, तो आप इसको हम कहते हैं आउटवॉश प्लेन्स, बिकॉज उनको हम लोग क्या बोलते थे, आउटवॉश डिपॉजिट्स भी बोलते थे। ठीक है, तो जो प्लेन एरिया अगर आप देखोगे आपके इससे बना हुआ है दोस्तों, वो कहलाता है आपका आउटवॉश प्लेन। अब ड्रमलिन्स क्या होते हैं, ड्रमलिन्स अगर आप देखोगे तो ऐसे स्मूथ ओवल शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, जिसमें अगेन वही ग्लेशियल टेल होता है अपना, रॉक डेब्री है ना, जो ग्लेशियर से डेब्री निकल रहा है अपना। ठीक है, इसमें प्लस थोड़ा सा ग्रेवल और सैंड भी आपको मिल जाएगा। अब अगर आप देखोगे तो जो ड्रमलिन्स होते हैं ना आपके, ये कई बार आपके ग्लेशियर के मूवमेंट को बताते हैं कि ग्लेशियर का मूवमेंट किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ड्रमलिन्स का जो एक्सेस होता है, आप कह सकते हो जो पूरा जिसके थ्रू बने हुए हैं, ये कई बार पैरेलल होता है टू द डायरेक्शन ऑफ द आइस मूवमेंट। अब ये 1 किलोमीटर लंबा भी हो सकता है, 30 मीटर ऊंचा भी हो सकता है, तो एक एंड आपके ड्रमलिन का ना हमेशा क्या करेगा, ग्लेशियर को फेस करेगा। तो ग्लेशियर के डायरेक्शन को बताने में उसका मूवमेंट क्या रहा है, बहुत हेल्पफुल होते हैं, ऐसे ओवल शेप स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एक एंड जो हमेशा ग्लेशियर के डायरेक्शन में रहता है उसको हम कहते हैं स्टॉस एंड। तो मतलब आप ऐसा समझ लो, आपको बताता हूं, कभी अंडा देखियो, तो अंडा अगर पानी में डुबो हुआ था और ऊपर से फोटो ले लो उसका, तो लगभग ऐसा, तो कुछ ऐसे बनते हैं आपके ड्रमलिन्स। ठीक है, तो ड्रमलिन्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कुछ ऐसे होते हैं, एक एंड हमेशा जो है आपका ग्लेशियर के डायरेक्शन को फेस कर रहा होता है, और दूसरा एंड अगर आप देखोगे तो बहुत स्टीप होता है। तो जो डायरेक्शन ऑफ द ग्लेशियर को फेस करता है दोस्तों, वो स्टॉस एंड कहलाता है, और जो आपका स्टीप होता है, सकरा सा होता है, उसको हम टेल कहते हैं। ड्रमलिन्स अगर आप देखोगे तो क्यों फॉर्म होते हैं, ड्यू टू डंपिंग ऑफ रॉक डेब्री बीनीथ हेवीली लोडेड आइस। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, जो ग्लेशियर्स के अंदर गैप्स होते हैं या फिशर्स जिसको आप कह सकते हो ना, ओपनिंग्स होते हैं, जब उससे अगर आप देखोगे उसके नीचे, मतलब हैवी आइस के नीचे जो आपका पूरा पूरा ये जब जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है ना आपका रॉक डेब्रीज, ठीक है, रॉक का ये कूड़ा कचरा, तो आप देखोगे ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो स्टॉस एंड अगर आप देखोगे लगातार आपका ब्लंट होता जाता है, इसकी धार कम होती जाती है। ठीक है, ऐसे ऐसे आपका आइस पुश होता जाता है। सो इनफैक्ट अगर आप देखोगे ड्रमलिन्स आपको यहाँ पे एक आइडिया देते हैं कि स्ट्रक्चर, मतलब जो आपका ग्लेशियर है उसका मूवमेंट बेसिकली किस डायरेक्शन में रहा है। ठीक है, तो जिस तरफ ड्रमलिन का फेस होगा, ठीक है, मतलब ये मान लीजिए जो एंड ग्लेशियर को फेस करेगा ड्रमलिन का, वो कहलाएगा स्टॉस एंड, और जो एंड उससे अवे होगा दोस्तों, वो कहलाएगा आपका टेल। ठीक है, चलिए, सो लेट्स क्विकली कम टू द कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल लैंडफॉर्म्स के बाद हम बात करेंगे यहाँ पे डेजर्ट लैंडफॉर्म्स की। तो लास्ट 2 टॉपिक्स हैं, फटाफट से कर लेते हैं इसको, एंड देन लेट्स गेट अप विद द चैप्टर। तो लगभग 1 घंटा 5 मिनट का लेक्चर ये हो चुका है। ठीक है, तो काफी लंबा लेक्चर है, काफी लंबा लेक्चर है दोस्तों। ठीक है, तो फटाफट से इसको एंड अप करते हैं यार, जल्दी से इसको एंड अप करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड, राइट। चलिए, लेट्स टॉक अबाउट द कोस्टल लैंडफॉर्म। कोस्ट आप समझते हो, समुद्र का किनारा एक तरीके से। ठीक है, चलिए, अब वेव्स के एक्शन के अलावा भी जो कोस्टल लैंडफॉर्म्स हैं आपके बेटा, वो डिपेंड करते हैं नंबर 1 आपके सी फ्लोर के ऊपर, दूसरा आपका जमीन कैसा है। अब कोस्ट एडवांसिंग है ना, या फिर मान लीजिए टुवर्ड्स द सी है, या फिर रिट्रीटिंग, या फिर अवे फ्रॉम द सी, मतलब लैंड्स की तरफ ज्यादा है ना। अगर हम सी लेवल को कांस्टेंट मान लीजिए सी लेवल में कोई बदलाव नहीं हो रहा, तो 2 तरीके के कोस्ट आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, नंबर 1 हाई या रॉकी कोस्ट, जिन्हें सबमर्ज कहा जाता है, आधा डूबा आधा दिख रहे हुए, और दूसरे होते हैं आपके एमर्ज्ड, यानी लो स्मूथ और जेंटल स्लोपिंग कोस्ट। ठीक है, नंबर 1 हाई रॉकी कोस्ट। अब हाई रॉकी कोस्ट की अगर बात करें तो रिवर्स होती है ना बेटा, वो लगभग आपको एकदम खत्म सी मिलती है यहाँ पे। ठीक है, हैव बीन ड्राउन्ड विद हाईली इरेगुलर कोस्टलाइन। अब कोस्टलाइन जो किनारा होता है, बिल्कुल आप देख लीजिए इसका, है ना, ये काफी ज्यादा इंटेंटेड। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि पानी बहुत ज्यादा लैंड के अंदर घुसा हुआ है। ठीक है, जहां पे फॉर एग्जांपल जैसे हमने ग्लेशियल वैलीज, फ्योर्ड्स का एग्जांपल देखा, देखिए फ्योर्ड्स में आप देखोगे पानी आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ज्यादा इन द इनसाइड पार्ट ऑफ लैंड है। ठीक है, बहुत ज्यादा मतलब लैंड की तरफ है। तो ये आपको बहुत कॉमनली दिखाई देगा कहां पे, जब हम बात करेंगे हाई रॉकी कोस्ट की। ठीक है, अब क्या होता है, जो हाई रॉकी कोस्ट होते हैं ना, उसमें जो वेव्स होती है समुद्र की, वो ग्रेट फोर्स के साथ लैंड से टकराती हैं, और इससे क्या होता है, जो जब लैंड से टकराती है ना समुद्र की वेव्स बेटा, तो कुछ पार्ट वो काट के ले भी जाएगी। तो जो आपका पहाड़ वाला इलाका, जो हिल वाला एरिया है, उसमें आप देखोगे शेप्स क्रिएट होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं, राइट। अब लगातार जब वेव्स आपका अटैक करती रहेगी साइड में जमीन को, तो जो क्लिफ्स होती हैं आपकी ना, क्लिफ्स मतलब ऐसा माउंटेन का निकला हुआ पार्ट एकदम किनारे का, ये क्या होता है, टूट जाता है। और अगर आप देखोगे तो इसके सामने ना, मतलब एक ऐसा अलग सा स्ट्रक्चर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं अभी कैसा होता है, देखो, दिस इज हाउ अ सी क्लिफ इज। ठीक है, तो इस तरीके का सी क्लिफ होता है। फिर बार बार जब वेव्स इससे टकराएगी तो आप देखोगे दोस्तों धीरे धीरे करके टूटना यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, चलिए, अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि बार्स क्या होते हैं, ये सबमर्ज फीचर्स होते हैं। जब बार्स आपके वाटर के ऊपर दिखते हैं दोस्तों, तो इन्हें बॉरियर बार्स कहते हैं। बार्स कैसे देखेंगे मैं आपको देखो बताता हूँ कि बार्स कहाँ गए हमारे। चलिए, तो दिस इज अ सी आर्च। ठीक है, तो बार्स अगर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो वेरी वेरी सिंपल, हमने क्या देखा अभी यहाँ पे कि जो हाई रॉक कोस्ट होते हैं अपने, है ना,
बार्स आपके ऐसे लॉन्गेटेड, ऐसे लंबा लंबा सा आप कह सकते हैं शेप सा क्रिएट होता है ना, यानी जब आपको ऊपर दिखाई देते हैं पानी से तो आप इसको हम बैरियर बार्स कहते हैं। बैरियर बार है ना, जो कि ऊपर की तरफ दिखता है दोस्तों। कई बार आप देखोगे जो बे होता है, खाड़ी होती है आपके ना, खाड़ी अगर आप देखेंगे तो हमेशा ना ऐसे घुसरी हो रही होती है जमीन के अंदर, तो वहां पे आप देखेंगे ऐसे कई बार, जो हमें इसको स्पिट के नाम से भी जानते हैं। जब बैरियर बार्स एंड स्पिट्स मान लीजिए किसी बे या किसी खाड़ी के माउथ पे फॉर्म हो जाते हैं, उसको ब्लॉक करने लगते हैं, तो वहां पे एक लगून फॉर्म हो जाता है, एक अलग सी वाटर बॉडी बन जाती है, ठीक है। लगून से अगर आप देखोगे धीरे धीरे क्या होता है, सेडिमेंट से भरने लगते हैं जो उसको लैंड से मिल रहा है, तो फिर वही लगून्स कन्वर्ट हो जाते हैं आपके कोस्टल प्लेन्स के अंदर। तो एक एक करके आप देखोगे कि हमारा बाय द एक्शन ऑफ द वेव्स क्या हो रहा है, साथ ही साथ लैंड मूवमेंट्स की वजह से जो है अलग अलग लैंडफॉर्म्स यहाँ पे क्रिएट होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, जब रेगुलरली जो आपके वेव्स हिट करेंगे जाकर के, तो क्लिफ्स क्या होंगी, टूटनी स्टार्ट होंगी, है ना। इससे क्या होगा, एक बड़ा सा कट पोर्शन यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेगा इन फ्रंट ऑफ द सी क्लिफ। फिर आप देखोगे कि कई बार जो बार्स होते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं आपके समुद्र के अंदर सबमर्ज होते हैं, बट जब वो बाहर आ जाते हैं मेरे दोस्त, तो उसको हम बैरियर बार्स कहते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या देखा कि यार बैरियर बार कभी कभी क्या होता है, जो बे है, खाड़ी होता है, आपने देखा जैसे बंगाल का खाड़ी है ना, तो काफी हद तक लैंड के अंदर तक ऐसा पानी सा घुसा हुआ दिख रहा है। तो जब कई बार अगर आप देखोगे तो हम हेड पे खड़े होते हैं, उसको तो हम स्पिट कहते हैं, ठीक है। और जब बार्स एंड स्पिट्स मान लीजिए ये दोनों ही अगर आपको दिखने लग जाए लैंड के पास, उसको ब्लॉक करने लगे, तो वहां पे एक अलग सा वाटर बॉडी यानी लगून सा फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और लगून आप धीरे धीरे देखोगे तो कोस्टल प्लेन्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं जब इसमें काफी सारा सेडिमेंट्स भर जाता है। अब लो सेडिमेंट्री कोस्ट की बात करें तो अलोंग द लो सेडिमेंट्री कोस्ट, तो रिवर्स होती है ना बेटा, उनका लेंथ थोड़ा ज्यादा दिखता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करती है, कोस्टल प्लेन्स फॉर्म कर रही होती है, डेल्टास बना रही होती है यहाँ पे, और जो कोस्ट लाइन है बहुत स्मूथ दिखाई देती है, बहुत ही कम आपको वाटर इसमें घुसता हुआ दिखाई देगा इन द फॉर्म ऑफ लगून्स या टाइडल क्रीक्स। तो हमने देखा जो हाईलैंड वाले होते हैं हमारे, है ना, जो इससे पहले हमने पढ़े अभी हाई रॉकी कोस्ट, उसमें वाटर का फोर्स या वाटर का एक्शन बहुत ज्यादा है, वो लैंड को डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे। बट जो लो वाले इलाके हैं बेटा, यहाँ पे लैंड पे डोमिनेशन नहीं है पानी का, तो लैंड क्या करती है, धीरे धीरे करके वाटर में स्लोप डाउन करती है, ऐसे ढलान की तरह घुस रही होती है। मार्शेज और स्वैम्पी एरियाज अगर आपको देखोगे बहुत दिखाई देंगे, जैसे अपना गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के आसपास देखिए कितना मार्शी लैंड है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे इरोजनल की जगह डेपोजिशनल फीचर ज्यादा कॉमन है। हमने हाई वाले इलाके में देखा कि वेव्स क्या कर रही हैं, बार बार इरोड कर रही हैं, टूटते टूटने से जो है काफी सारी चीजें बन रही है। यहां पे डिपोजिशन ज्यादा डोमिनेंट है। जब वेव्स क्या करती हैं, जेंटली स्लोपिंग जो सेडिमेंट्री कोस्ट होता है, किनारा होता है, जब उसके ऊपर अटैक करती हैं, ठीक है, तो क्या होता है, जो बॉटम लेवल पे सेडिमेंट्स होते हैं वो तो निकल जाते हैं, ठीक है। और इससे क्या होता है, बार्स बनते दिखेंगे, बैरियर बार्स, पिट्स, लगून्स आपको देखते हैं। बट अगर आप देखोगे लगून क्या करता है, धीरे धीरे यहाँ पे स्वैम्प दलदल वाले क्षेत्र में कन्वर्ट होता जाता है, जो आगे हमने देखा कि कोस्टल प्लेन बन जाएगा, ठीक है। जैसे भारत का वेस्ट कोस्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पथरीला बहुत है, हाईली रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट है, तो यहाँ पे आपको इरोजनल फॉर्म ज्यादा देखने को मिलते हैं। लेकिन अब भारत के ईस्ट कोस्ट की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ लो सेडिमेंट्री कोस्ट है, डिपोजिशनल फॉर्म्स आपको यहाँ ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो भारत का वेस्टर्न कोस्ट पर आप देखोगे पथरीला पहाड़ी इलाका ज्यादा है, तो वहां पे आप देखेंगे थोड़ा सा जो है ना रॉकी वाला कोस्ट है, मतलब आप देख पा रहे हो, है ना, दैट इज ऑन द इट्स अ वेरी हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट। और भाई अगर हम ईस्ट कोस्ट की बात करें भारत के, मतलब अगर हम मोटा मोटा अगर हम ऐसे ड्रॉ करके देखें, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, चलिए, तो इसको हम अगर ड्रॉ करके देखें तो ये वाला जो इलाका है भारत का वेस्टर्न कोस्ट बच्चों, ये कौन सा है, थोड़ा सा हाई रॉकी रिट्रीटिंग है। और इसकी बात करें तो थोड़ा सा लो लेवल सेडिमेंट्री कोस्ट है, राइट। चलिए अब लेट्स टॉक अबाउट इरोजनल लैंडफॉर्म्स। नंबर 1 सबसे पहला आता है क्लिफ, टेरेसेस, केव्स एंड स्टैक्स। तो देखिए वेव कट जो क्लिफ्स होती है, क्लिफ्स मतलब एक एंड मान लीजिए छोटा सा पहाड़ी इलाके का, है ना। अब कुछ छोटे से यार हिल्स वगैरह होते हैं, सीज के आसपास भी आप जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप ऊंचे जाकर के देख सकते हो, है ना, पूरे इलाके को। तो वेव क्या करती हैं बच्चे, क्लिफ्स काटती हैं, ठीक है, टेरेसेस काटती हैं। दो कॉमन फॉर्म्स हैं जो आपको जहां पे इरोजन डोमिनेंट है ना जिस इलाके में, वो कॉमनली दिखेगा। जितनी भी आपकी सी क्लिफ्स है ना बच्चा, काफी स्टीप, काफी सक्रिय होती हैं, एंड कई बार कुछ सेंटीमीटर से लेकर के, मतलब कुछ मीटर से लेकर के 30 मीटर से ज्यादा की भी हो सकती है, ठीक है। अब इसके एंड पे अगर आप जाएंगे ना ऐसी क्लिफ्स पे, तो आपको एक ऐसा फ्लैट या थोड़ा सा ढलान वाला आपको प्लेटफॉर्म दिखाई देगा जिसमें काफी सारा पत्थर जमा हुआ है, ठीक है। चलिए नाउ ऐसे प्लेटफॉर्म्स है ना जो कि आपके अकर करते हैं एट अ सर्टेन एलिवेशन अबव द एवरेज हाइट ऑफ वेव्स, इन्हें हम कहते हैं वेव कट टेरेस। तो हाइट के, वेव के हाइट के थोड़ा सा ऊपर अगर आपको ऐसे प्लेटफॉर्म्स दिखाई दे जाएं थोड़ा सा जमे हुए, तो आप इसे वेव कट टेरेस का नाम दे सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अगर आप आगे देखोगे तो छोटा सा प्यारा सा डायग्राम है ना। कई बार क्या होता है जब क्लिफ के बेस पे, मान लीजिए सी क्लिफ है, इसके बेस पे बार बार पानी आके पड़ रहे हैं ना, वेव्स यहाँ पे हिट कर रही हैं, ठीक है। तो क्या होगा, जो रॉक डेब्रिस होगा वो लगातार क्या होता जाएगा, इससे टूटेगा धीरे धीरे करके, है ना, और यहाँ पे ना गैप्स क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे।
और ये जो हॉलोज हैं, जो गैप्स है, जितना चौड़ा होता जाएगा दोस्तों तो ये बनाएगा आपका सी केव्स। तो आपने देखा होगा कई बार समुद्र के अंदर ना ऐसे केव्स बन जाते हैं, ऐसे गुफाएं सी बन जाती हैं, इसमें अक्सर लोग लेट करके जा रहे होते हैं बोट से, फिर बाहर निकल आते हैं। तो वो तभी होता है दोस्तों जब पानी लगातार सी क्लिफ को ऐसे मारता जा रहा है, मारता जा रहा है ना, और नीचे का सेडिमेंट जिसमें कट कट के जो है पानी के साथ घुलता जा रहा है, तो नीचे क्या हो जाएगा, खोखला खाली हो जाएगा। तो यहां पे आपको सी केव्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। दैट्स वेरी अमेजिंग ऑल्सो एंड डेंजरस एट द सेम टाइम। अब जो रेव रूफ्स होती हैं, लेट्स से कि आपके जो केव्स का रूप है अगर वो कोलैप्स कर गया, ठीक है, टूट गया, और जो सी क्लिफ्स हो गई वो फर्दर अंदर की तरफ चली गई। अब ऐसे में क्या होगा, जो रिट्रीट होगा क्लिफ का, वो क्या कर सकता है कि रॉक्स के कुछ बचे हुए पार्टिकल्स को पीछे छोड़ जाएगा, जो हो सकता है एक इंडिविजुअल तरीके से खड़े हुए आपको दिख जाएंगे, है ना। तो ऐसे जो रेजिस्टेंट मासेस होते हैं रॉक के, है ना, जो कि किसी क्लिफ का या हिल का पार्ट रहे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं द सी स्टैक्स। तो ये क्या हो जाते हैं, इंडिविजुअल खड़े होते हैं, ये कहते हैं मैं झुकेगा नहीं, पुष्पा के फैन है बेटा ये। तो सी स्टैक आप देखो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी क्या था, मान लीजिए एक सी क्लिफ था बट ये थोड़ा सा टूट के और पीछे हो गया, ठीक है। तो बट एक पार्ट ऐसा है जो एकदम खड़े होने से, झुकने से मना कर रहा है, बिल्कुल पुष्पा का फैन है दोस्तों, झुकेगा नहीं। तो ये अपना सी स्टैक है, ठीक है। तो इसको ऐसे रेजिस्टेंट लैंडफॉर्म्स को हम कहते हैं दोस्तों सी स्टैक। डन। नाउ अब अगर आप देखोगे लाइक ऑल द अदर फीचर, जो सी स्टैक्स हैं यार, ये टेम्परेरी होते हैं, धीरे धीरे करके जो कोस्टल हिल्स एंड क्लिफ्स हैं बेटा वो डिसअपियर हो जाएंगे, बिकॉज लगातार इरोजन हो रहा है आपका, ठीक है। अब नए कोस्टल प्लेन्स बनते जा रहे हैं उससे, है ना, और जैसे जैसे डिपॉजिट्स आता जाएगा लैंड से, आप देखोगे कि ये भी जो है ना कहीं कवर होते जाते हैं, एंड फनलर आप देखेंगे कन्वर्ट हो जाता है बीच वगैरह के अंदर, ठीक है। चल, तो ये तो आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स है। नेक्स्ट टॉक अबाउट डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। तो बीच एंड ड्यून्स की बात करते हैं दोस्तों। तो बीच से अगर हम बात करें बच्चे नंबर 1, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके जितने भी शोर लाइन जहां पे डिपोजिशन एक्टिविटी हो रही है, सारा सेडिमेंट डिपॉजिट हो रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि यार काफी सारे पैचेस में, काफी सारे एरियाज में आपको अकर होता है। देखें मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट जिससे बीचेस बनते हैं बेटा कहां से आता है, लैंड से आता है, ठीक है। जिसको स्ट्रीम से या रिवर्स यहाँ पे कैरी आउट करके आती है, या फिर वेव इरोजन से आता है। बीचेस टेम्परेरी फीचर्स हैं। सैंडी बीच जो आपको बहुत परमानेंट यहां दिखाई देती है, हो सकता है कि बहुत धीरे धीरे करके ना काफी नैरो होती चली जाए, ठीक है, इन सम ऑफ द अदर सीजंस। मोस्ट ऑफ द बीचेस जो है सैंड से बनी होती है, रेत से बनी होती है ना। तो बीचेस को हम सिंगल बीचेस भी कहते हैं जब एक्सेसिवली आपको पेबल्स या पत्थर इसमें दिखाई दें, ठीक है। अब आता है बार्स, बैरियर्स एंड स्पिट्स। तो अ रिज ऑफ द सैंड एंड शिंगल फॉर्म्ड इन द सी इन द ऑफशोर जोन, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, जो कि अप्रोक्सीमेटली पैरेलल है टू द कोस्ट, इसको हम कहते हैं ऑफशोर पर। तो ऑफशोर का मतलब होता है जब किनारे से अंदर होते हैं समुद्र की तरफ, ठीक है। तो सैंड और जो शिंगल्स आपके स्टोन्स हैं उससे बना हुआ एक अलग सा जोन जब आपको दिखाई दे रहा है ना दोस्तों यहाँ पे, तो उसको पैरेलल है, कोस्ट आपका एक किनारा है इसके बिल्कुल पैरेलल दिखाई दे रहा है आपको, तो उसको हम कहते हैं ऑफशोर बार, ठीक है। ऑफशोर बार जो एक्सपोज हो जाता है, फर्दर एक्सपोज हो गया, फर्दर क्लियरली दिखने लग गया आपको, है ना, बिकॉज आपके सैंड उसमें और एडिशन हो गई आके, तो उसको हम बैरियर बार कहते हैं। अब ऑफशोर बार्स एंड बैरियर्स को कॉमनली अगर आप देखोगे तो माउथ ऑफ रिवर के टाइप, जहां पे नदी अपना डिपोजिशन कर रही है, माउथ उसका लास्ट मोमेंट आपको दिख रहा है, वहां पे आपको ज्यादा कॉमनली दिखेगा। या फिर जो मान लीजिए कभी कभी जो बे होता है, खाड़ी होती है आपके ना, उसके एंट्रेंस पे भी कई बार आपको ऐसे ऑफशोर बार्स एंड बैरियर्स दिख जाएंगे, ठीक है। नाउ जो स्पिट्स होते हैं वो भी आप देखेंगे तो इसी हिल्स के आसपास अटैच होते हुए दिख जाते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे तो ये जो तीनों जब मिल जाते हैं, लेट्स से कि तीनों मिल गए यहाँ पे, है ना, तो धीरे धीरे क्या क्या होते हैं, ये एक्सटेंड होते जाएंगे, और एक्सटेंड होते होते क्या होगा, छोटा सा ओपनिंग आपका बे में रह जाएगा, ठीक है। एंड जनरली दे विल डेवलप इनटू अ लगून। तो बे क्या होता है बच्चों, जनरली अगर मान लीजिए लैंड एरिया मेरा, तो पानी अगर बहुत अंदर तक यहाँ पे घुस रहा है यहाँ पे, है ना, सो दैट विल क्रिएट अ खाड़ी और अ बे, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। अब क्या होता है, ये जो हमने फीचर्स पढ़े, बार्स पढ़े, बैरियर्स पढ़े, ठीक है, हमने स्पिट्स पढ़े, ये लोग क्या करते हैं, कभी कभी बहुत कम स्पेस लीव करते हैं, तो आप एक अलग सा वाटर बॉडी से क्रिएट हो जाता है जिसको आप कहते हो यहाँ पे लगून। और फिर लगून जब यहाँ पे फिलअप होने लगेगा आपके सेडिमेंट से, तो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा आपका कोस्टल प्लेन्स के अंदर, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल, राइट। चलो, तो ये इतना तरीका होता है अपने लैंडफॉर्म्स के क्रिएशन का। तो ये क्या है यार, ये अपने डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स है, ठीक है। तो देख पा रहे हो तुम यहाँ पे पहले क्लिफ्स थी, है ना, फिर आपका देखोगे किस तरीके से एक बढ़िया सा बैरियर बना, है ना, फिर आप देखोगे इस तरीके से जो है अपना लैंडफॉर्म्स बच्चे डिपॉजिट होते जाते हैं, ठीक है, डन। चलो, तो आप फटाफट से आगे बढ़ेंगे यहाँ पे, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट दिस लास्ट टॉपिक्स बचे हुए एंड देन वी विल एंड इट, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इरोजन बाय द विंड। तो विंड एक इंपॉर्टेंट जियोमॉर्फिक एजेंट है जो तगड़ा इरोजन कैरी करता है, ठीक है। नंबर 1 सबसे पहले देखो कि विंड क्या है मेरे दोस्तों, वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट एजेंट है इन द हॉट डेजर्ट्स। विंड्स क्या करती हैं, डिफ्लेशन कॉज करती है, किसी चीज को उठा हुआ उसको दबा सकती, ऑपरेशन रिमूव कर सकती है, रोड कर सकती है, इंपैक्ट कॉज कर सकती है। डिफ्लेशन से क्या होता है यार कि सिंपल सी बात है, जो आपका डस्ट पार्टिकल होता है उसको एक जगह से लिफ्ट अप कर लिया जाता है, एक जगह से रिमूव कर दिया जाता है ना,
और जो रॉक्स के स्मॉलर पार्टिकल्स होते हैं उसको भी उखाड़ ले जाते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में अगर आप देखोगे, इन द ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस सैंड है आपका, सिल्ट वगैरह है, वो एक इफेक्टिव टूल्स यहाँ पे काम करते हैं सरफेस ऑफ द लैंड को अपग्रेड करने में। अपग्रेड मतलब उसके सरफेस को उखाड़ने में, हटाने में थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, इंपैक्ट की बात करें तो सिंपल फोर्स ऑफ मोमेंटम है। मोमेंटम का कैसे बनता है भाई? जब मोमेंटम मतलब आप एक सर्टेन वजन के साथ जो है एकदम तगड़े तरीके से आप अटैक मार रहे हो किसी के ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पे विंड अगर आप देखोगे एक सर्टेन फोर्स के साथ इंपैक्ट मार रही होती है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो शेयर फोर्स ऑफ मोमेंटम है जो तब अगर करती है जब सैंड ब्लो करती है, ठीक है, इनटू या अगेंस्ट अ रॉक सरफेस। तो सैंड यहाँ पे किसी फ्लॉक सरफेस में कट से ब्लो कर रही है या उसके अगेंस्ट ब्लो कर रही है, तब आप देखोगे ऐसा इंपैक्ट क्रिएट होता हुआ दिखता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इरोजनल लैंडफॉर्म, पेडिमेंट्स और पेडिप्लेन्स। अब लैंडस्केप एवोल्यूशन अगर आप देखोगे डेजर्ट्स के अंदर दोस्तों, तो प्राइमरीली कंसर्न है किससे? फॉर्मेशन एंड सेक्शन ऑफ पेडिमेंट्स से, ठीक है। तो जनरली अगर आप देखोगे जो इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स हैं, ठीक है, इंक्लाइंड मतलब थोड़े से झुके हुए जो पथरीले फ्लोर्स हैं आपके, ठीक है, टू द माउंटेन्स, क्लोज टू द माउंटेन्स, ठीक है, एट देयर फुट विद और विदाउट अ थिन कवर ऑफ डिब्रिस। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मान लीजिए रॉकी पथरीला इलाका है, माउंटेन्स के बहुत पास का इलाका है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है, या तो आप कह सकते हैं कि उसका जो नीचे का इलाका है बिल्कुल कवर्ड होगा डेब्री से, मतलब काफी सारे कूड़े से, कूड़े मतलब स्टैंड होगा, मतलब सैंड हो गया, स्टोन वगैरह से, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं पेडिमेंट्स। इसको दोबारा समझाता हूं तुम्हें। तो अगर आप देखोगे तो जेंटली पेडिमेंट्स का मतलब होता है कि जेंटली रॉकी फ्लोर्स, पथरीले जमीन, ठीक है, जो पहाड़ों के बहुत पास हैं, क्लोज टू द माउंटेन्स है, उनके पहाड़ों का जो फुट होता है ना, उनके बहुत पास है, निचले इलाके पे, विद या विदाउट अ थिन कवर। हो सकता है कि इनके खुद के पास एक थिन कवर हो उस रॉकी लैंडफॉर्म के पास, ऑफ डेब्री यानी कूड़ा कचरा आसपास का, या फिर ना हो, इसे हम कहते हैं पेडिमेंट्स। तो ऐसे जो पथरीले फ्लोर्स होते हैं ना बेटा, ये किस वजह से फॉर्म होते हैं? बिकॉज माउंटेन आपका इरोड होता है, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। तो माउंटेन अगर मान लीजिए आपका इरोड हो रहा है तो उसके वजह से ऐसे रॉक स्ट्रक्चर्स आपको बचे हुए दिख जाते हैं, ठीक है। तो इरोजन कैसे स्टार्ट होता है? सबसे पहले जो आपका स्टीप साइड है, सकरा साइड है आपके लैंडमास का, वहां से स्टार्ट होता है आपका, ठीक है। फिर आप देखोगे धीरे धीरे करके जो है पूरा क्रिएट होता चला जाता है। तो ऐसे जो कटे हुए रॉक्स आपको दिखाई दे रहे होते हैं ना, नीचे थोड़ा सा बेस है इनके, दीज आर मेनली द पेडिमेंट्स, ठीक। चलिए नाउ अब अगर आप देखोगे जो वेरी वेरी सिंपल, द स्टीप वॉश स्लोप एंड फ्री फेस रिट्रीट बैकवर्ड्स। तो ये जो मेथड है इरोजन का, इसको हम कई बार पैरेलल रिट्रीट या स्लोप थ्रू बैकवेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अभी जो पैरेलल रिट्रीट हो रहा है स्लोप का ना, पहाड़ आपका इरोड होता जा रहा है यहाँ पे, तो आप देखोगे जो पेडिमेंट्स हैं आपके धीरे धीरे पीछे की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक है, वेरी वेरी सिंपल। तो माउंटेन क्या होता है, धीरे धीरे करके रिड्यूस होता रहता है, जिससे कि एक इंसलबर्ग टाइप का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। तो इंसलबर्ग क्या होता है मेरे भाई? इंसलबर्ग बचा हुआ पोर्शन होता है जो कि किसी माउंटेन का आपको दिखता है। तो माउंटेन्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे करके रोड होते जा रहे हैं, कटते जा रहे हैं ना, तो इसके कुछ कुछ पार्टिकल्स आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगे, और फाइनली जो कटा हुआ जो आपका स्ट्रक्चर बच जाता है, एक पुराने पहाड़ का दोस्तों बन जाता है आपका इंसलबर्ग, ठीक है। एंड दैट इज हाउ देखोगे जो हाई रिलीफ है डेजर्ट एरियाज में, वो रिड्यूस होता जाता है तो लूफ फीचर्स कॉल्ड द पेडिप्लेन्स। तो मान लीजिए कभी पहाड़ वहाड़ रहे होंगे, लेकिन फोर्स इतना ज्यादा था विंड का कि लगातार इरोजन होता रहा आपका, और धीरे धीरे जो आपका बड़ा सा माउंटेन था वो कट करके पहले छोटे शेप में आया, फिर और कटता गया और धीरे से स्लाइड डाउन खत्म हो गया, ठीक है, और वो बन गया अपना पेडिप्लेन, ठीक है। डन माय डियर, चलो अच्छा। अब अगर आप देखोगे, लेट्स टॉक अबाउट फर्दर, तो प्लायास प्लेन्स आर बाय फार द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंड फॉर्म्स, ठीक है, इन द डेजर्ट। तो प्लाया प्लेन्स अगर आप देखोगे सबसे कॉमन लैंड फॉर्म्स है डेजर्ट्स के अंदर। अब जितने भी बेसिन जहां पे माउंटेन्स एंड हिल्स है ना, लेट्स से, तो ड्रेनेज क्या होता है? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेसिन होता है, मतलब जहां पे सारा पानी तरफ जा रहा है, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे करके क्या होता है कि इस पूरे इलाके में सेडिमेंट्स डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो एक प्लेन एरिया सा फॉर्म हो जाता है ना। कि आपने क्या किया, देखिए सेडिमेंट्स डिपॉजिट हुए, जो थोड़े बहुत वाटर बॉडीज थे लेट्स से इस पूरे एरिया में, उन्होंने पूरा ड्रेन करके सेडिमेंट्स को एक जगह इकट्ठा ना स्टार्ट किया। तो यहां पे आप देखोगे जब सफिशिएंट वाटर अवेलेबल होगा, तो ये जो प्लेन होगा ना, एक छोटे से मतलब पानी के पूल जैसे में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। और ऐसे टाइप ऑफ शैलो लेक्स को हम कहते हैं द प्लायास। क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे? द प्लायास, ठीक है। चलिए, तो अगर आप देखोगे तो डेजर्ट्स के अंदर प्लायास भी बड़े कॉमन फीचर हैं। तो जो प्लेन्स होते हैं हमारे, राइट, तो कई बार क्या होता है, प्लेन्स का फॉर्म होते हैं, जो छोटे बहुत पुराने ड्रेनेज सिस्टम्स रहे होंगे, उन्होंने क्या किया, डिपॉजिट कर दिया सेडिमेंट्स को लाकर के, तो ऐसे प्लेन एरिया से फॉर्म हो गए। अब कभी मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल वाटर रिसोर्स इनको मिल जाता है, बारिश वारिश हो गई लगे लेट्स से, तो ये जो इलाके होते हैं ना, छोटे छोटे डिप्रेशन, ये थोड़े थोड़े पानी से भर जाते हैं। तो ये जो शैलो लेक्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? प्लाया कहते हैं, ठीक है। जहां पे पानी थोड़े शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए रिटेन किया जाता है, बिकॉज इवापोरेशन रेट बहुत हाई है, गर्मी बहुत ज्यादा है अगर आप देखेंगे, ठीक है। एंड क्वाइट ऑफन आप देखोगे प्लायास जो है ना, अच्छा खासा डिपोजिशन कंटेन करते हैं सॉल्ट्स का। तो ये जो प्लाया प्लेन है कवर्ड अप बाय द सॉल्ट्स, इसको हम कई बार अल्कली फ्लैट्स भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जो प्लाया प्लेन बन रहा है, प्लायास क्या है, मैंने आपको समझाया कि डेजर्ट के अंदर प्लेन फीचर्स जहां पे जब पानी थोड़ा बहुत भर जाता है, थोड़ा कम गहराई वाला दोस्तों शैलो एरिया क्रिएट हो जाता है, उसे हम प्लाया कहते हैं, ठीक है। और यही प्लायास अगर आप देखेंगे दोस्तों, कम टाइम के लिए जो है पानी को रिटेन कर पाते हैं। इसमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, इवापोरेशन रेट बहुत ज्यादा होती है दोस्तों,
और कभी कभी जब ऐसे प्लायाज में जो है सॉल्ट बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो इन्हें हम अल्कली फ्लैट्स के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? अल्कली फ्लैट्स। दूसरा डिफ्लेशन हॉलोज एंड केव्स। अब जो वेदर्ड मैंटल है फ्रॉम ओवर द रॉक्स या जो बेयर सॉइल है, इट गेट्स ब्लोन आउट बाय मूवमेंट ऑफ द विंड करंट्स। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, जो आपका बचा हुआ, फॉर एग्जांपल जो टूटा फूटा बचा हुआ रॉक था हमारा, है ना, या जो आपका खुला मिट्टी था, तो उसको क्या करता है, विंड एक सर्टेन डायरेक्शन बहा के ले जाती है, राइट। अब विंड बहा के ले गई तो इस प्रोसेस से क्या होता है कि डिप्रेशन क्रिएट हो जाएगा। इसको ऐसा समझाता हूं तुम्हें, देखो बहुत क्लियर, कि मान लो मालिक कि यहां पे एक पर्टिकुलर रॉक सरफेस था, ठीक है, विंड्स बहुत तेज है डेजर्ट में, तो विंड ने क्या किया, जो ऊपर का खाली सॉइल था, जो रॉक सरफेस था, इसको विंड जो है ना यहां पे उखाड़ के ले गई, ठीक है मेरे मालिक। अब अगर विंड ले जाएगी तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, खाली सरफेस है, खाली डिप्रेशन, एक गड्ढा सा यहां पे क्रिएट हो जाएगा, और ये जो आपका गड्ढा है बेटा, ये कहलाता है डिफ्लेशन हॉलो। क्या कहलाता है ये? डिफ्लेशन हॉलो। अब ये डिफ्लेशन है, ये कई सारे ऐसे छोटे छोटे गड्ढे या कैविटीज यहां पे क्रिएट कर देता है रॉक्स के अंदर, और रॉक फेसेस काफी तगड़ा इंपैक्ट बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो पहले जो है अगर आप देखोगे थोड़े कम डिप्रेशन, शैलो डिप्रेशन फॉर्म होते हैं जिन्हें आप ब्लोआउट्स कहते हो, एंड उसके बाद ब्लोआउट्स जो है और डीपर हो जाते हैं, तो यहां पे केव्स बनते हुए आपको दिख जाती हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, नंबर 1 की पहली बात, जो आपका रॉक पार्टिकल था, जो आपका सैंड एरिया था, ठीक है, जो सॉइल पार्टिकल था, उसको विंड एक डायरेक्शन बहा के ले गई, तो वहां पे क्या हुआ, थोड़ा सा गड्ढा सा बनना स्टार्ट हुआ। इसको आप डिफ्लेशन हॉलोज कह सकते हैं। अब डिफ्लेशन कई तरीके के हो सकते हैं ना, बहुत सारे ऐसे हॉलोज क्रिएट हो जाएंगे। तो जब रॉक सरफेसेस होंगे, जो रॉक आपकी जो है यहाँ पे फेस कर रही है तगड़े इंपैक्ट को, विंड के तगड़े फोर्स को, वो लगातार इरोड होती जाएगी, ठीक है। तो पहले जो है ना कुछ हल्के गड्ढे बनेंगे, ठीक है, जिसको आप ब्लोआउट कहते हो, और जब ये ब्लोआउट गहरा होता जाएगा तो डेजर्ट्स में आपको रॉक्स के अंदर ऐसे बड़े बड़े केव्स या गुफाएं जैसी बनना दिखना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अब हमको कई तरीके के रॉक्स यहाँ पे दिखते हैं, मशरूम रॉक्स, टेबल रॉक्स, पेडेस्टल रॉक्स, तीनों दिखा देता हूं दोस्तों। तो ये इरोजनल फीचर्स हैं। जब आपको कभी ऐसा मशरूम के स्ट्रक्चर का रेगिस्तान में रॉक दिख जाए, इंडिया में रेयर है, ठीक है, तो ये दिस कॉल्ड एज मशरूम रॉक। टेबल रॉक, जब आसपास थोड़ा सा आपको वेजिटेशन दिख रहा है डेजर्ट टाइप का, और ऊपर ऐसा टेबल जैसा ऐसा बड़ा सा पत्थर है आपका एक्सपोज्ड आउट है, टेबल रॉक। और पेडेस्टल मतलब ऐसा लग रहा है कि नीचे स्टैंड बना हुआ है और उसके ऊपर आपका एक ऐसा रॉक पत्थर सा रखा हुआ है टेबल टाइप का, सो दिस इज कॉल्ड एज योर पेडेस्टल रॉक। एक स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड के ऊपर आपका पत्थर रखा हुआ है, ठीक है। So these are the 3 types of rocks that we find here. Now many rock outcrops in the deserts easily, है ना। विंड के वजह से क्या होता है यार कि काफी ज्यादा आप देखोगे रॉक्स के काफी सारे पार्टिकल्स टूट के अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब कभी कभी विंड से कुछ खूबसूरत क्रिएचर्स भी यहाँ पे, मतलब कुछ खूबसूरत क्रिएशंस भी यहाँ पे क्रिएट करती है। तो जो रॉक्स आपके मशरूम के शेप के होते हैं, मैं आपको दिखाया अभी, उसको मशरूम रॉक्स कहते हैं। कुछ कुछ अगर आप देखोगे तो जो रॉक्स होते हैं ना, उनमें ऐसा लगता है कि आपने नीचे स्टैंड लगाया हुआ है, ऊपर ऐसे बड़ा सा टेबल रखा हुआ है, सो दैट इज कॉल्ड एज अ पेडेस्टल रॉक। अब विंड की बात करें ना, विंड एक तगड़ा सॉर्टिंग एजेंट है, तो डिपेंडिंग अपॉन विंड का वेलोसिटी कितना है, अलग अलग टाइप के जो ग्रेन्स होते हैं ना, जो अगर आप देखोगे तो ये मूव करते हैं किससे, आपके जो छोटे साइज के खासकर जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, अपने सैंड सॉइल वगैरह के, ये ग्राउंड पे तेजी से मूव कर रहे होते हैं, तो हम कई बार इसको रोलिंग या सॉल्टेशन कहते हैं, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो इस प्रोसेस में क्या होता है यार कि मटेरियल्स अपने अपने सॉर्टेड होते जाते हैं। आप देखोगे हल्के पार्टिकल्स बहुत तेजी से मूव करेंगे, भारी पार्टिकल्स थोड़ा अलग तरीके से मूव करेंगे, राइट। तो एक पूरा डिवीजन हो जाता है। तो जब विंड स्लो डाउन करती है, तो अगर आप देखोगे जब विंड धीरे धीरे कम हो रही होती है, तो डिपेंडिंग अपॉन कितना मोटा कितना छोटा पार्टिकल है, आप देखोगे, है ना, और कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा था, जो ग्रेन्स होंगे सेटल डाउन करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो आप देखोगे एज अ रिजल्ट क्या होता है, बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर्स भी यहाँ पे विंड हमारे डेजर्ट्स में क्रिएट करती है, ठीक है। देखो विंड क्या है यार, हर जगह एवरीवेयर, है ना, इट्स अ गुड सोर्स अगर आप देखोगे, है ना। तो वेरी वेरी सिंपल। तो हमारी विंड्स क्या होती है यार, कई बार जब आपने एक तरफ तो देखा कि रॉक्स को कैसे काटती है, हिल्स को कैसे काट करके अलग अलग चीजें बना सकती है, ठीक है, वैसे आप देखोगे विंड हमारी क्या करती है, सैंड को ट्रांसपोर्ट करते हुए ले जाएगी और अलग अलग आप देखेंगे डिपोजिशनल फीचर्स भी क्रिएट करेगी। उसमें सबसे क्रूशियल फीचर्स हैं आपके सैंड ड्यून्स, ठीक है। तो सैंड ड्यून्स के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों, अपना लास्ट टॉपिक है फटाफट से, एंड वी आर डन विद द टॉपिक। तो ड्राई हॉट डेजर्ट्स बहुत बढ़िया प्लेसेस होते हैं सैंड ड्यून फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग टाइप का सैंड ड्यून होता है, जो क्रीजेंट शेप का इस टाइप का सैंड ड्यून होता है दोस्तों, उन्हें हम बार्चन्स कहते हैं। फिर पैराबोलिक अगर आप देखोगे तो वहां फॉर्म होते हैं सैंड ड्यून्स आपके, जहां पे जो आपके सैंडी सर्फेसेस है उसके ऊपर थोड़ा वेजिटेशन होती है। दैट मींस पैराबोलिक ड्यून्स अगर आप कह सकते हो, बार्चन्स का उल्टा कर लीजिए, ठीक है। तो बार्चन्स अगर ऐसे फॉर्म हो रहे हैं तो पैराबोलिक कैसे फॉर्म हो रहे हैं, विंड डायरेक्शन लगभग सेम है, ठीक है। सीफ अगर आप देखोगे बार्चन से थोड़ा मिलता जुलता है, बट एक स्मॉल स्मॉल डिफरेंस है कि सीफ में ना ओनली वन विंग या एक पॉइंट होता है इसका, ठीक है, एक ही पॉइंट निकला होता है सीफ में, है ना। और ये तभी होता है जब विंड कंडीशंस में आपका थोड़ा चेंज आता है, बदलाव आता है। और जो सिंगल विंग्स होते हैं ना, सिंगल पॉइंट्स होते हैं सीफ्स के, बहुत लंबे भी हो सकते हैं। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, लॉन्गिट्यूड कैसे होते हैं, सीधे होते हैं, राइट। तो ये आपको थोड़े सीधे सीधे ड्यून्स दिखाई देंगे, जैसलमेर में आप देख सकते हो। ये तब होते हैं जब सप्लाई ऑफ लैंड पुअर होता है और विंड डायरेक्शन आपका लगभग रेगुलर होता है, ठीक है।
तो ये अपीयर करते हैं कैसे, लॉन्ग रिजेस से, लंबे लंबे नैरो लाइंस के फॉर्म में, ठीक है। काफी ज्यादा लो होते हैं हाइट में, बट इनका लेंथ अच्छा होता है। तो इफ आई टॉक अबाउट गाइस कि दो अलग अलग हमने बात की अभी यहाँ पे, ठीक है, तो इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो अगर मैं बात करूं, दीज आर लाइक बार्चन्स, दीज आर पैराबोलिक ड्यून्स, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होते हैं और ये आपके लगभग सीफ्स होते हैं, ठीक है। सो दीज आर कॉल्ड एज सीफ, ठीक है, डन। बात समझ में आई यहाँ पे बच्चों? तो हमने क्या देखा अभी यहाँ पे, ये आपके बार्चन्स हैं, ठीक है, दीज आर बार्चन्स, राइट। तो ये बार्चन्स कहलाते हैं आपके, ठीक है। ये जो है आपके पैराबोलिक कहलाते हैं, आप देख पा रहे हो पैराबोला शेप के हैं थोड़े से, ठीक है, एक सिंगल पॉइंट है इनका पैराबोलिक, ठीक है। इसके बाद ये जो आपके लॉन्गिट्यूडनल कहलाते हैं दोस्तों, है ना, और ये आप देखोगे तो थोड़े से सीफ्स कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सीफ्स, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है, ये चार अलग अलग टाइप के ड्यून्स अपने को देखने को मिलते हैं। देन सैंड ड्यून्स की बात करें, फिर अपने पास ट्रांसवर्स ड्यून्स आते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, विंड डायरेक्शन के ऐसे परपेंडिकुलर होता है, बिल्कुल डन। सो ये ड्यून्स कब फॉर्म होते हैं, जब विंड डायरेक्शन आपकी कांस्टेंट है और जो सोर्स ऑफ सैंड है, जहां से सैंड आ रही है बेटा, ये काफी ज्यादा राइट एंगल्स पे मिल रही है विंड डायरेक्शन को, ठीक है। सो काफी लंबे हो सकते हैं, लो इन हाइट हो सकते हैं। जब सैंड काफी ज्यादा होगी तो आप देखोगे रेगुलर शेप ड्यून्स यहाँ पे एक साथ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इनफैक्ट आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द ड्यून्स जो आपके डेजर्ट में होते हैं ना बेटा, शिफ्ट करते रहते हैं, और कुरी ऐसे होते हैं जो खासकर आपके स्टेबलाइज करेंगे। तो ट्रांसफर ड्यून्स आपके कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द ट्रांसफर्स ड्यून्स। तो मैंने बताया ना कि कई बार ये साथ में देखते हैं तो इनका जो ओरिजिनलिटी है वो आपको काफी ज्यादा खोता हुआ यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, डन। चलिए, दीज आर कॉल्ड एज द ट्रांसफर्स ड्यून्स, डन। चलिए, तो बच्चों इसी के साथ खत्म होता है आपका ये टॉपिक, लगभग ये चैप्टर है ना 1.5 घंटे के आसपास का लेक्चर था यार। मुझे भी नहीं पता था कि लेक्चर इतना लंबा चला जाएगा माय डियर, ठीक है, बट अगेन बच्चों, ठीक है, दिस इज हाउ इट इज, ठीक है। तो काफी लंबा ये लेक्चर खिंच गया यार, डन। चलो कोई नहीं यार बच्चों, है ना, बट फिलहाल उम्मीद है कि आपने काफी कुछ सीखा होगा इससे। देखो, एक बार की जगह 2 बार भी आप लेक्चर देख सकते हो, वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया इसको मोस्ट कंसाइज वे में करने का, अदरवाइज 3.5-4 घंटे तक का जा सकता था, ठीक है। तो वहां पे आप भी कहते हैं अरे सर यार बहुत हो गया, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मेरी मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, चुस्त रहिए, दुरुस्त रहिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू।